इस स्टोरी के आधे एपिसोड नोवेल वर्ल्ड पर और आधे एपिसोड स्टोरी वर्ल्ड पर अपलोड किए हैं और बाकी के एपिसोड में A1 स्टोरी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। जिसको भी बाकी के एपिसोड सुनने हैं वो नोवेल्स वर्ल्ड पर और स्टोरी वर्ल्ड पर जाकर सुन सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 91 एक लड़का एक लड़के से किस करता है तो क्या कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर बड़ा सा मुंह बनाकर, हे भगवान, इसे झूठ बोलना मतलब कितना ज्यादा मुश्किल वाला काम लगता है। इसकी आवाज इतनी डरावनी है। भगवान का शुक्र है कि सामने नहीं था। अगर सामने होता तो मेरी तू मैं हो जाती। अब जल्दी से कैंटीन में चली जाती, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। कहते हुए वह जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक झाड़ के पीछे कुछ दिखाई देता है, जिससे वह अपने दोनों हाथ अपने आईब्रो पर रख कर देखने की कोशिश करती है वहां पर क्या है। जैसे ही वो उछाड़ के पीछे थोड़ा सा आगे की ओर जाकर देती है तो उसका मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर फटाफट से वहां से निकलने की कोशिश कर देती है, पर देर हो चुकी थी क्योंकि पहले ऐसे ही किसी ने उसे देख लिया था, जिससे उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं रोशनी भागते हुए जल्दी से मयंक के सामने आ जाती है। वो अपने सर को टेबल पर रखकर गहरी सांस लेती है। वही मयंक रोशनी को ऐसे देखकर उसके बालों पर हाथ रखकर, क्या हुआ, क्या देख लिया और ऐसे मैरी कॉम जैसे भाग क्यों रही है। मयंक की बात पर रोशनी अपना सर ऊपर करके मयंक को पहले तो अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं, फिर जल्दी से उसके सर पर 2 टपली मारकर भागती है। साले बॉक्स है वाह, और तेरा दिमाग ना सच में अब फोड़कर देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। ये सुनकर मयंक अपनी आंखें छोटे करके अपने सर को सहलाते हुए, तो मर क्यों रही है, सीधा मुंह बात नहीं सकती थी क्या, और यह बता दो भाग क्यों रही थी, क्या हुआ। ये सुनकर रोशनी पहले तो पूरी तरह से शांत हो जाती है। वो उनको देखते हैं, फिर अपना सर ना में हिलाकर, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तुम ये सब थोड़ा और यह बता कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं, कि पैसे बचाने के चक्कर में मुझे भाव का मरने वाला है। इस पर मयंक अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर, कंजूस का टैग तूने अपने नाम कर दिया है, क्योंकि तू इतनी बड़ी पैसे वाली होकर भी कुछ फायदे का नहीं है, और वैसे भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा। ये सुनकर रोशनी मुंह बनाने जाती हैं। दोनों ही ऐसे झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी रोशनी किसी को देखते हैं, जिससे वह अपना सर नीचे झुका लेती हैं, और वही सामने वाला लड़का रोशनी को ही देख रहा था। वह बिना कुछ बोले रॉकी के साइड में आकर बैठ जाता है। वही रॉकी उसे लड़के को देखकर, जय तू कहाँ पर था, कितनी देर हो गई, 10 मिनट का आने का कहकर 20 मिनट हो गए। जय गहरी सांस लेकर सामने देखते हुए, कुछ नहीं बस ऐसे ही कोई रास्ते में मिल गया था, उसी से ही बात कर रहा था। तुम ये सब छोड़ और यह बता तूने कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रॉकी अपना सर हिला देता है और पिज्जा ऑर्डर करने चला जाता है। वही जय रोशनी को अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था, तो रोशनी अपनी नज़र दूसरी तरफ करने लगती है। वही रॉकी पिज्जा लाता है और जय के सामने कर देता है। वही जय को देखा है, जो रोशनी को देख रहा था। वो ये देखकर उसके कंधे पर मारकर, साले तू वहां पर क्या देख रहा है, क्या तुझे वह पसंद आ गई है। ये सुनकर जय मुंह बनाते हुए रॉकी की तरफ देखकर, तुम ठीक तो है, मेरी और वो कभी भी चॉइस नहीं हो सकती। वैसे तूने क्या सोचा है, उसके साथ क्या करने वाला है, बहुत मुंह चलाने लगी है और दूसरों के मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं। रॉकी हैरानी भरी आवाज में, जय ये तू कह रहा है, तुम तो कभी किसी को मुझे मरने भी देता ही नहीं, और आज इस लड़की को दे रहा है, मानना पड़ेगा मुझे। वैसे भी इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उसे लड़के से मतलब है, बहुत उसे लड़की की साइड लेता है। रॉकी बोलकर रहा है, तू
साइड कैसे नहीं लेगा, आखिर उसकी गर्लफ्रेंड है वह। देख नहीं रहा है कैसे उसे खाना खिला रहा है। दोनों के अंदर भी दिमाग नहीं है। कहते हुए जय मुस्कुराने लगता है तो रॉकी का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वही सामने बैठा मयंक रोशनी के चेहरे को गौर से देखा है। वो उसके चेहरे को देखकर, तेरे चेहरे को हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो? और कॉल किसका था? जब से आई है तब से तेरे चेहरे पर बहुत सारे अजीब गरीब एक्सप्रेशन आ रहे हैं। ये सुनकर रोशनी कुछ सोचते हुए मयंक की तरफ देखा कर धीरे से, एक बात बता मयंक, एक लड़का एक लड़के से किस करता है तो क्या वह दोनों रिलेशनशिप में होते हैं? मयंक हैरानी से जोर से चिल्लाते हुए, क्या तू पागल हो गई है? रोशनी उसके मुंह पर जोरदार पंच मारते हुए अपनी आवाज जरा धीरे करेगा। चारों तरफ लोग देख रहे हैं, हम लोगों को क्या सोचेंगे? मयंक अपने नोज को सहलाते हुए, बता भी तुम ऐसी ही कर रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। वैसे तेरे दिमाग में ये किसने लाया ये तो बता। रोशनी मुंह बनाते हुए, तुम ये क्यों पूछ रहा है? तुझे जो बताया है उसका आंसर दे, नहीं तो छोड़ दे, मैं खुद जान लूंगी। मयंक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, बेशर्म लड़की, शादी क्या हो गई, तू तो बेशर्म बनती जा रही है। और यह सब चीज तुझे किसने दिखाई? जरा आंखों पर पट्टी बांध ले। मैंने तो कभी तुझे सब सिखाया नहीं। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ ही थी। अगर किसी दूसरे लड़के को बोला होता ना तो अभी तक तेरी पिटाई कर देता वो। कहते कहते वो उसे आंखें दिखाने लगता है तो रोशनी बस मुंह बनाकर अपना सर हिला देती है और एक नज़र जय की तरफ देखती है, जो इसको ही देख रहा था, जिसकी वजह से वह जल्दी से अपनी नज़रें फेर लेती हैं। वही दोनों ही अपना बर्गर खत्म करने के बाद हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चले जाते हैं। रोशनी मयंक का इंतजार करते हुए जगह पर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर जय आ जाता है, जिसे देखकर रोशनी वहां से जाने ही वाले थे कि जय उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखकर, अगर गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला ना तो याद रखना, कॉलेज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, याद रखना। कहते हुए वह वहां से उसे आंखें दिखाकर चला जाता है तो रोशनी बस अपना सर झुकाए खड़ी रह जाती हैं। तभी वहां पर मयंक आ जाता है। वह रोशनी के सर पर मार देता है। रोशनी उसकी तरफ देखकर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगते हैं। मयंक हैरानी से रोशनी की तरफ देखने लगता है, आखिर उसने उसे क्यों नहीं बोला कुछ? उसने उसके सर पर जो मारा था वो अपना सर हिला देता है और रोशनी के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मंदार अपना हाथ वॉश बेसिन के सामने रखकर उसकी धो रहा था। इस समय वह मिरर में देखकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके साइड में आ जाता है तेजाब, जो मिरर में एक नज़र मंदार को देखा है और वैसे ही अपना हाथ धोकर वहां से जाने ही वाला था कि मंदार उसकी तरफ देखकर, तुम यहाँ पर क्यों? रेस्टोरेंट तुम्हारे बाप का। कहते कहते तेजाब उसे देखने लगता है। वही तेजाब का ऐसा रूखा जवाब सुनकर मंदार अपना सर ना में हिलाते हुए बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो गुस्सा हो गए? वैसे थैंक यू, तुमने पहले ही सारी फाइल चेक करके रख दी थी। उद्धरण चिन्ह। तेजाब कुछ नहीं कहता, वह बस अपना सर हिला देता है। तभी मंदार कुछ सोचते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे तेजाब उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है, जिसे देखकर मंदार पूरी तरह से डर जाता है और तेजाब का हाथ छोड़ देता है। जिसे देखकर तेजाब उसे गुस्से भरी आवाज में, आयदा से मेरे हाथ छूना मत, तुम गंदे हो जाओगे। वैसे भी मैं बहुत घटिया लड़का हूँ, अगर मेरा हाथ पकड़ोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम तो जानते हो ना मेरे साथ रहकर तुम्हारा नाम कितना बदनाम होगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, किसी लड़की का हाथ पकड़ो, लोग तुम्हें तालियां बजाकर जश्न मनाएंगे। कहते हुए वह वहां से जाने लगता है तो मंदार कुछ सोचते हुए भी तेजाब की तरफ देख भी कर, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कहते हुए मंदार शांत हो जाता है। कब से उसके मन में यही सवाल चल रहा था और ना जाने क्यों उसके अंदर एक अलग सी हिम्मत आ जाती है, जिससे वह ये सवाल तेजाब से कर देता है। वही उसका सवाल सुनकर तेजाब अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है।
वो बिना मंदार की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, हाँ, और सोच रहा हूँ आज नाइट में उसी के साथ रहूं। वैसे खूबसूरत तो बहुत है वो, और मेरे टाइप का भी है। वैसे वो मुझे घटिया नहीं समझता। कहते हुए वह मुस्कुरा कर चला जाता है। वही उसके ऐसी बातों पर सुनकर मंदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें खोलकर मिरर में देखा है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने में लग मिला है। 10 मिनट के बाद वह वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी। वो खुद को जैसे तैसे करके शांत करने लगता है और अपने टेबल की तरह बढ़ने लगता है, जहां पर माही उसी का इंतजार कर रही थी। माही मंदार को देखकर हैरानी के साथ, तुम कहाँ गए थे? मुझे लगा कि तुम चले गए हो। मैं तुम्हें कॉल भी करने वाली थी। वैसे तुम्हारी आंखें कुछ कह पाती है? उससे पहले मंदार उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया। तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा? चलो हम लोग डिनर करते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मूवी देखने चले, कैसा रहेगा? ये सुनकर माही अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, सच में मुझे भी मूवी देखना है। मैं कब से प्लान बना रही थी। हम जल्दी से खाना कंप्लीट करके मूवी देखने चलेंगे। माही को इतना खुश देखकर मंदार मुस्कुरा देता है। वह अपनी गर्दन पीछे की ओर देखा है तो अब भी तेजाब उसे लड़के के साथ था, और इस बार तेजक उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे वह अपने हाथों से ही खाना खिला रहा था। ये देखकर मंदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखों से आंसू तो आ रहे थे, पर वो उन जल्दी से पूछ लेता है, बिना माही की नज़रों में आए, क्योंकि वह किसी को भी नहीं दिखाना चाहता था अपने आंखों के आंसू। पर किसी ने देख रहे थे। पीछे बैठा तेजाब अपनी तिरछी नज़रों से मंदार को देख रहा था। वह साफ साफ मंदार के आंखों में से आंसुओं को देख सकता था। उसका ऐसा आंखों का पहुंचना और एक गहरी सांस लेकर फिर से खाना, ये वह देख सकता था। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों में पड़े हुए चम्मच को गोल गोल घूमने लगता है। 92 आज मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं हुई है। माही को इतना खुश देखकर मंदार मुस्कुरा देता है। वह अपनी गर्दन पीछे की ओर देखा है तो अब भी तेजाब उसे लड़के के साथ था, और इस बार तेजक उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे वह अपने हाथों से ही खाना खिला रहा था। ये देखकर मंदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखों से आंसू तो आ रहे थे, पर वो उन जल्दी से पूछ लेता है, बिना माही की नज़रों में आए, क्योंकि वह किसी को भी नहीं दिखाना चाहता था अपने आंखों के आंसू। पर किसी ने देख रहे थे। पीछे बैठा तेजाब अपनी तिरछी नज़रों से मंदार को देख रहा था। वह साफ साफ मंदार के आंखों में से आंसुओं को देख सकता था। उसका ऐसा आंखों का पहुंचना और एक गहरी सांस लेकर फिर से खाना, ये वह देख सकता था। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों में पड़े हुए चम्मच को गोल गोल घूमने लगता है। वही वह लड़का ऐसे तेजाब के मूड को बदलते हुए देखकर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि तेजाब का मूड अगर एंग्री मोड में चला गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से वह बस शांति से तेजाब जैसे चाहता है वैसे वह करने देता है। पहले तो वह बहुत हैरान होता है कि तेजाब उसे खाना खिला रहा है, पर बाद में वही चम्मच वह साइड में रखकर दूसरे चम्मच से खुद खाने लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर वह ज़्यादा ध्यान ना देकर अपना सर हिलाकर काम की बातें करने लगता है। वह से काम की बातें बता रहा था, पर तेजाब का ध्यान तो प्लेट में था। वह सिर्फ प्लेट में अपने चम्मच को गोल गोल घूम रहा था। जब वहां से मंदार चला जाता है तो तेजाब अपनी जगह से खड़ा होकर उसे लड़के की तरफ देखकर, बाकी फाइल्स है वो तुम तुषार को दो, मैं उससे बात कर लूँगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कहते होंगे वह अपनी जगह से खड़ा होकर बिना उसे लड़के की तरफ देख वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र मंदार की कार पर चली जाती है, जिसमें वह माही को बैठा रहा था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। वह दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। वही शाम का वक्त हो जाता है।
रोशनी कॉलेज से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है और अपने मोबाइल को हाथों में लिए कुछ देखने लगते हैं। तभी वह अपना सर ऊपर करके देता है तो एक झाड़ के पीछे उसे ब्लैक कलर की का नजर आते हैं। जैसे वह पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगता है, जिससे उसका मोबाइल नीचे गिरते गिरते बच जाता है और वह गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करती हैं। तो सामने से सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, अगर इग्नोर करना हो गया हो तो आ जाओ यहाँ पर, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती और सामने ब्लैक कलर की उसे का को देखते हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वहां पर सूर्या बैठा हुआ है, तो वह बिना देर किए का की तरफ चली जाने लगती है। वह जैसे ही उसे तरफ आती है तो पीछे का डोर जैसे ही ओपन करके अपनी गर्दन अंदर आगे डालने वाली थी, तभी सूर्य अपनी गहरी आवाज में, आगे बैठो। इस पर रोशनी मासूमियत से अपना सर हिला देती है और आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। रोशनी सीट पर बैठ जाती है और सीट बेल्ट जैसे ही वह खींचने लगते हैं, वह हट से जाती है, जिससे उसे सीट बेल्ट लगाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जिसे देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और बिना देर किए उसे सीट बेल्ट को लगने लगता है। सूर्या की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके रोशनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और वहीं रोशनी को ऐसे करते हुए देखकर सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसकी गर्दन को देखा है, फिर कुछ सोचकर वहां पर अपने होंठ को रखकर हल्के से लिक करके उससे दूर हो जाता है, जिसे रोशनी हैरान उसे देखने लगती है। तो सूर्या बिना कुछ बोले ना बिना उसकी तरफ देखे का को स्टार्ट कर देता है। तो रोशनी अपनी आंखें बंद करके जैसे ही सीट पर लीन होने वाली थी, तभी सूर्या अपनी गहरी आवाज में, तो बताओ फायरफ्लाई आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? मुझे भी जानना है कि मेरी फायरफ्लाई आज क्या क्या किया। ये सुनकर रोशनी बड़ी मासूमियत से सूर्या की तरफ देखकर, आज का दिन बहुत अच्छा गया, बस थोड़ा सा टीचर से डांट खा कर, पर क्या कर सकते हैं, यह मेरे साथ हमेशा ही होता है। कहते कहते वह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी इस बात पर सूर्या एक गहरी सांस लेता है। वो कुछ सोचते हुए, तो तुम्हारा दोस्त भी आज तुम्हारे साथ था ना? इस पर रोशनी अपना कर हिलाते हुए, हाँ मयंक तो मेरे साथ ही हैं और मेरे ही क्लासरूम में है। आपको पता है उसी की वजह से मुझे 2 बार डांट मिले हैं और एक से तो झगड़ा हो गया, पर सच कहूँ मैंने तो कुछ नहीं किया था, वह सारा ना उसे लड़के की वजह से हुआ। मैं तो इतनी मासूम, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरी तो कुछ भी गलती नहीं थी, सच में ना मेरी कोई गलती नहीं हो सकती है ना। कहते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देती है, जैसे पूछ रही हूँ कि सच में मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा आपको लगता है? वही उसके मासूम भर एक्सप्रेशन को देखकर सूर्या अपनी आंखें छोटी करके एक नज़र रोशनी को देखा है, फिर सामने देखकर, बिल्कुल भी नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती, बस मुसीबत है तुम्हारे पास आती है, तुम कहाँ उनके पास जाती हूँ, मुसीबत तो तुम्हारे पास आती है। सही कहना फायरफ्लाई। रोशनी को तो कुछ समझ नहीं आता, वह ना समझे मैं बस अपना सर हिला देती है। तो सूर्या गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। वहीं रोशनी रास्ते को देखते हुए, हम कहाँ पर जा रहे हैं? सरप्राइज। ये सुनकर रोशनी पर अपना सर हिला देती है। वही सूर्या कुछ सोचने लगता है, उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। वह का चलते हुए अपने मन में, फायरफ्लाई गलती से तुमने किसी को भी अपने नज़दीक आने देने की, चाहे वह तुम्हारा दोस्त भी कहना है, आज मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं हुई है, किसी और के हुई है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कहते कहते उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है, उसके आंखें पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि जब सूर्या ने रोशनी के गर्दन पर लिक किया था, उसे वक्त उसे रोशनी की जो फ्रेग्रेंस आती है, वह आज न आकर दूसरा ही फ्रेग्रेंस आ गई, जैसे किसी का परफ्यूम हो। वहीं रोशनी ने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे कि वो गहरी नींद में गई हो।
और वही सूर्य कर चला रहा था करीब 1 घंटे बाद का रुक जाती है, जिसे रोशनी भी अपनी आंखें खोल देती है। और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह सूर्या की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। वहीं रोशनी उस जगह को देखकर, ये जगह कौन सी है और यह इतनी अजीब क्यों देख रहे हैं? सूर्या सामने देखते हुए, बस यह ऐसी ही है, पर ये दिखने में जितने अजीब है उससे ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें इसके खूबसूरती से आज मिला देता हूँ, कहते हुए वह कर को अनलॉक करके बाहर आ जाता है और रोशनी भी कर से बाहर आ जाती है। वह सामने देखती है तो उसके आंखों के सामने कुछ अजीब सा आने लगता है, जैसे वह यहाँ पर आएगी, क्योंकि सामने एक बड़ा सा जंगल था और उसे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था और उसे घर के चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ियाँ थी, जिन्हें देखकर रोशनी की दिल की धड़कनें पड़ने लगते हैं। तो वही पीछे से सूर्या उसे अपनी बाहों में भरकर उसके गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए, ऐसा लगा बहुत अजीब सा है ना, पर उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। ये जगह मैंने ली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे पता है कि मेरी फायरफ्लाई को ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। आखिर मैंने जो ली है। सूर्या की ऐसी अजीब सी बातें सुन और उसका ऐसा अजब सा बिहेवियर को महसूस करके रोशनी को कुछ सही नहीं लगता है। वह बस अपना सर हिला देती है। वही सूर्या उसके हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने साथ उसे पिला के अंदर ले जाने लगता है, जिसे रोशनी की दिल की धड़कन में बढ़ने लगती है। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगती है, जैसे उसे वह आगे जा रही थी। वैसे वैसे वह सूर्य के हाथों को कस के पकड़ लेती हूँ और उसकी पकड़ को महसूस करके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जो रोशनी उसे जगह के बेहद नज़दीक आती है, वैसे वैसे उसे यह जगह जाने पहचाने देखने लगते हैं। रोशनी सूर्या को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ये जगह इतनी अजीब सी क्यों है? ऐसा क्यों लगाया जैसे मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ? कहते हुए वह बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही उसके सवाल को सुनकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, ये तो तुम्हें आगे जाने के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हें ये जगह क्यों जाने पहचाने का कर रही हूँ। वैसे ही पसंद तो आई है ना तुम्हें? इस पर रोशनी पहले जगह को देखते हैं, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर सामने बड़े से उसे विला को देखने लगती है। वही सूर्या रोशनी को अपने साथ कुछ दिनों के अंदर लाता है। जैसे ही रोशनी उसे विला के अंदर आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं, क्योंकि बाहर से जितना ये विला खूबसूरत नहीं लग रहा था, उससे कहीं गुना जाता है अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। रोशनी तो सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ सामने उस विला को देखने लगती है। वह सूर्या के हाथों को भी छोड़ देते हैं और अपने कदम आगे की ओर ले जाने लगती है। तो सूर्य पहले अपने हाथों को देखा, मुझे से अभी अभी रोशनी में छोड़ा था, फिर उन्हें हाथों को अपने पेट की पॉकेट में डाल कर रोशनी की पीछे पीछे चलने लगता है। रोशनी तो सब कुछ भूल चुकी, तो वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने पैरों को आगे की ओर ले जाने लगती है। वह हाल में आती है तो चारों तरफ घूमने लगती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक अलग सी चमक थी। अंदर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और ऊपर बड़ा सा झूमर लगाया हुआ था, जिसके नीचे रोशनी खड़ी थी। बड़े बड़े सोफे और बहुत पुरानी तस्वीर लगाई हुई थी वह देती है। तो वहां पर पहले से ही 3 फीमेल सर्वेंट काम कर रही थी, जिन्हें देखकर वह अपना सर हिला देती है, तो वह सर्वेंट भी अपना सर हिला देती है। अनटाइटल्ड चैप्टर। वह सूर्या के हाथों को भी छोड़ देते हैं और अपने कदम आगे की ओर ले जाने लगती है। तो सूर्य पहले अपने हाथों को देखा, मुझे से अभी अभी रोशनी में छोड़ा था, फिर उन्हें हाथों को अपने पेट की पॉकेट में डाल कर रोशनी की पीछे पीछे चलने लगता है। रोशनी तो सब कुछ भूल चुकी, तो वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने पैरों को आगे की ओर ले जाने लगती है। वह हाल में आती है तो चारों तरफ घूमने लगती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक अलग सी चमक थी। अंदर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया था।
और ऊपर बड़ा सा झूमर लगाया हुआ था, जिसके नीचे रोशनी खड़ी थी। बड़े बड़े सोफे और बहुत पुरानी तस्वीर लगाई हुई थी वह देती है। तो वहां पर पहले से ही 3 फीमेल सर्वेंट काम कर रही थी, जिन्हें देखकर वह अपना सर हिला देती है। तो वह सर्वेंट भी अपना सर हिला देती है। वही सूर्या उसके पीछे ही खड़ा रह जाता है। वह जब ये देखा है कि रोशनी सब कुछ देखने में पूरी तरह से खो चुकी है, तो उसके कमर पर अपने हाथों को ले जाकर उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है, जिसे रोशनी का ध्यान सबसे हटकर पीछे खड़े सूर्या पर चला जाता है। वह अपनी गर्दन को तिरछी करके सूर्या को देखने के लिए कि करने वाली थी, उससे पहले ही सूर्या अपने चेहरे को उसके गर्दन पर रखकर उसके चेहरे पर अपने चेहरे को रख देता है। वह अपनी गर्म सांसें रोशनी के कान में डालकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लगता है मेरे फायरफ्लाई मुझे भूल चुकी है, जो मुझ पर उसका ध्यान ही नहीं है, हम कहते हुए अपनी गर्दन को तिरछी करके रोशनी के चेहरे को देखा है। वही रोशनी बड़ी मासूमियत से अपना सर ना में हिलाकर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही सब कुछ देख रहे थे। ये बहुत खूबसूरत है ना, वैसे ही इतना खूबसूरत है, आपने कभी बताया नहीं और यह जगह के बारे में महक दी। जीजू, पापा, मम्मी सबको पता है, कहते हुए वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखने लगती है। तो सूर्या उसके सवाल को सुनकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और उसकी कमर को खींचकर अपने पेट के बेहद नज़दीक करके उसे चिपका देता है और फिर बड़ी अजीब तरह से उसके बालों को उसके कान के पीछे करके, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमारी स्पेशल जगह के बारे में किसी को बताऊंगा, कहते हुए वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी इस बात को सुनकर रोशनी को समझ में आ जाता है कि सूर्या ने अभी तक इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया है। रोशनी सूर्य से अलग होते हुए, मुझे ना ये सब देखना है, क्या मैं देख सकती हूँ, कहते हुए वह बड़ी मासूम मुझे उसे देखने लगती है। वही सूर्या उसकी मासूम भारी नीली आंखों को देखा है, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। वो बिना देर किए नीचे झुककर उसके होठों को लिक करके उसके कान में अपनी गहरी आवाज में, मैंने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, इसके बदले मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए, और मुझे पता है मेरी फायरफ्लाई मुझे रिटर्न गिफ्ट देगी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने इतना बड़ा विला दिया है, इतना बड़ा विला मुझे खरीदना होगा तो मुझे बहुत साल लगेंगे, पर मैं वादा करती हूँ जब मैं जॉब करूँगी ना तब आपको मैं इतना बड़ा विला दे दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। उद्धरण चिन्ह कहते हो रोशनी को अपनी लिटिल फिंगर को आगे करती है, जैसे वो उसे प्रॉमिस कर रही हूँ। वही सूर्या बस उसे देख रहा था, तो रोशनी उसके सामने लिटिल फिंगर आगे करते हुए मुंह बनाते हुए, आप देख क्या रहे हैं, जल्दी से आप लिटिल फिंगर मेरी लिटिल फिंगर में डाल दीजिए, उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी इस बात को सुन भी कर सूर्या उसकी बात को मान जाता है और उसने कहा था वैसे ही कर देता है। तो रोशनी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर, मैंने वादा कर दिया है, अब देखिए मैं पूरा जरूर करूंगी, कहते हुए जाने वाली थी कि सूर्य उसकी लिटिल फिंगर जो उसने पड़ी हुई थी उसे अपनी तरफ खींचकर उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाकर उसे पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर की ओर करके उसकी नीली आंखों में देखा कर, फायरफ्लाई डोंट वरी, मुझे पता है मेरा रिटर्न गिफ्ट कैसे लेना है, और वैसे भी मुझे विला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कहते हुए सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। तो रोशनी ना समझ में, मतलब तो फिर आपको क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए वह मैं ले लूंगा ना, आज रात को तुम्हें पता चलेगा मुझे क्या चाहिए, कहते हुए उसकी नीली आंखों में देखने लगता है। वही उसकी बातों का मतलब ना समझकर, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, तो आप क्या लेंगे, मेरी फायरफ्लाई ही प्राइसलेस है, तुझसे बड़ा मेरा गिफ्ट क्या हो सकता है, तुम विला देखना चाहती हूँ ना, जाओ जैसे चाहो वैसे देख सकती हूँ, पर एक कदम भी यहाँ से बाहर मत निकलना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खूंखार शेर है, कहते रहते वो हाँ अपने अंगूठे उसके होठों को सहलाने लगता है। वही उसकी बात सुनकर के बड़ी बड़ी करके, क्या यहाँ पर शेर है, सूर्या अपना सर हमें दिला देता है।
तो रोशनी मासूमियत से उसे देखते हैं। तो सूर्या उसे एक आंख मार देता है, जिससे उसे समझने में देर नहीं लगती कि सूर्या उसके साथ मजाक कर रहा है, जिसकी वजह से वह उसके सीने पर मरते हुए मुंह बनाकर, ये बहुत बुरा वाला जोक है, जो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर सूर्या अपने सीने पर हाथ रखकर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। ये दिल है कि तुम क्यों तमन्ना कर रहा है, पर यह होठ है जिस जिस्म की प्यास लगने लगी है। समझ नहीं आ रहा है आखिर दिन ब दिन मेरा पागलपन बढ़ क्यों रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वही वहां खड़े वह 2 सर्वेंट सूर्या के चेहरे को देखकर एक पल के लिए तो डर जाते हैं, क्योंकि सूर्या की मुस्कुराहट ही बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, जिन्हें देखकर वह दोनों अपना सर हिलाकर वहां से जल्दी से अपने काम के लिए लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रताप पैलेस में महक हाल में बैठी हुई थी। तभी गायत्री वहां पर आते हुए महक को परेशान देखकर, क्या हुआ महक, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। महक अपनी जगह से खड़े होकर, कुछ नहीं, अभी तक बच्चा नहीं आया है, वही देख रहे हैं, कॉलेज को कब का छूट गया है। और मयंक उनसे बात कर ली तो उसने कहा कि वह कॉलेज से निकल चुका है। और रोशनी वही खड़ी थी, पता नहीं कहाँ पर है, डर लगता है। ये सुनकर गायत्री कुछ सोचते हुए, अच्छा इतनी सी बात, रुको मैं सूर्या से बात करती हूँ, उसे कुछ पता होगा, तुम तो जानती हो ना उसे हर चीज पता होती है। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर महक अपना सर हिला देती है। तो गायत्री सूर्या को कॉल लगाने में लग जाते हैं। सूर्या का कॉल लग नहीं रहा था, नेटवर्क के बाहर दिखा रहा था, जिसे देखकर गायत्री जी राघव को कॉल लगा लेती हैं। राघव 2 रिंग के बाद कॉल अटेंड करता है। सामने से राघव बड़े प्यार से, क्या हुआ है माँ, आपने कॉल किया, कुछ काम है क्या। गायत्री जी अपना कर हिलाते हुए, हाँ वह सूर्या ऑफिस में है क्या, क्योंकि अभी तक रोशनी घर नहीं आई है। ये सुनते ही राघव अपना सर हिलाकर, रुको माँ, भाई ऑफिस में है कि नहीं मैं देखता हूँ, कहते हुए वह मंदार को कॉल लगा लेता है। मंदार जो अभी बाहर था, वह राघव का कॉल अटेंड कर देता है। राघव अपनी शांत आवाज में, भाई है ऑफिस में। ये सुनकर मंदार अपने बालों को सहलाते हुए, नहीं बॉस में तो बाहर, रुको मैं किसी से पूछकर बता देता हूँ। उद्धरण चिन्ह क्या तुम आज बाहर, वह भी बिना भाई के। कहते कहते राघव हैरान हो जाता है। वही उसके हैरानी वाली आवाज सुनकर मंदार अपना सर हिलाकर, हाँ कुछ काम था तो बाहर गया था। राघव सिर्फ हम इतना कह देता है। वही मंदार डोली को कॉल लगता है। डोली सामने से कॉल उठा लेती है। तो मंदार जल्दी से, डोली देखो बॉस है कि नहीं ऑफिस में। डॉली जल्दी से लैपटॉप में कुछ करने लगती है, फिर अपना करनामे हिलाकर, बॉस तो कब के ही चले गए हैं। उद्धरण चिन्ह राघव जो कॉन्फ्रेंस पर था, वो ये सुनकर जल्दी से गायत्री को कॉल लगा लेता है। और गायत्री कॉल अटेंड करती है। तो राघव मुस्कुराते हुए, माँ शायद साली साहिबा के साथ है, क्योंकि भाई ऑफिस से कब के ही निकल चुके हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर गायत्री अपना सर हिलाकर कॉल करके महक की तरफ देखते हैं। महक उन्हीं को ही देख रही थी। तो गायत्री उसके कंधे पर हाथ रखकर, कुछ नहीं बेटा, शायद रोशनी बच्चा सूर्या के साथ होगी। वैसे भी उन दोनों की नई शादी हुई है, तो कहीं बाहर चले गए होंगे। तो मैं भी सोच रही हूँ कि तुम भी राघव को कॉल करके उसके साथ भी बाहर कहीं घूम लो। शादी के बाद तुम लोग गए नहीं हो, और उनसे बात करके तुम दोनों के हनीमून का भी टिकट देती हूँ। पर फिलहाल हम लोगों को गांव जाना है, तो उसके बाद में हम तुम लोग को हनीमून के लिए भेजेंगे। ये सुनकर महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, गांव पर क्यों अचानक से जाना है, क्योंकि ये दादी जाती है और वैसे भी आप दोनों बेटे की शादी हो चुकी हैं, तो सोच रही हूँ बड़ी सी पूजा रखूं, और तुम दोनों बहू भी अपना ससुराल देखोगी, बहुत खूबसूरत है। कहते हुए वो मुस्कुरा देते हैं सी। तो महक कुछ सोते हुए, पर है कहाँ पर।
गायत्री जी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए जैसलमेर। महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके क्या जैसलमेर में। गायत्री अपना कर हिलाते कर हाँ सही कहा तुमने, और तुम इतना हैरान क्यों हो। महक अपना सब नामे हिलाते में नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया। उसके बात सुनकर गायत्री वहां से उसके बालों को सहलाते हुए चली जाती हैं। वही गायत्री की बात को सुनकर महक सोफे पर बैठ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक परेशानी आने लगती है। वह जल्दी से अपने मोबाइल को निकालकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाने लगते हैं। वह अपने चेहरे को बार बार अपने दुपट्टे से पहुंच रही थी। समय उसके चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। क्योंकि ये दादी जाती है और वैसे भी आप दोनों बेटे की शादी हो चुकी हैं, तो सोच रही हूँ बड़ी सी पूजा रखूं, और तुम दोनों बहू भी अपना ससुराल देखोगी, बहुत खूबसूरत है। कहते हुए वो मुस्कुरा देते हैं। तो महक कुछ सोते हुए पर है कहाँ पर। गायत्री जी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए जैसलमेर। महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके क्या जैसलमेर में। गायत्री अपना कर हिलाते कर हाँ सही कहा तुमने, और तुम इतना हैरान क्यों हो। महक अपना सब नामे हिलाते में नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया। उसके बात सुनकर गायत्री वहां से उसके बालों को सहलाते हुए चली जाती हैं। वही गायत्री की बात को सुनकर महक सोफे पर बैठ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक परेशानी आने लगती है। वह जल्दी से अपने मोबाइल को निकालकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाने लगते हैं। वह अपने चेहरे को बार बार अपने दुपट्टे से पहुंच रही थी। समय उसके चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। वह अपने कमरे में आकर जल्दी से अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल करती है। सामने से राधिका कॉल अटेंड करती है। तो महक परेशानी भरी आवाज में, माँ आपने बताया क्यों नहीं कि राघव का असली घर जैसलमेर में है। राधिका जल्दी से महक को समझाते हुए, क्या हुआ बेटा, और वैसे भी जैसलमेर में उनका घर है, पर वो लोग कभी जाते नहीं है वहां पर। अगर कभी जाते भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों में से किसी को लेकर जा रहे होंगे। और तुम ऐसा सवाल क्यों मुझसे पूछ रही हूँ। महक परेशानी भरी आवाज में, क्योंकि माँ मम्मी वहां पर पूजा रखने वाली है, और सबसे बड़ी वाली मुसीबत ही यह है कि हम सभी को वहां पर जाना है। यहाँ तक कि रोशनी को भी। मुझे तो अब बच्चा के लिए टेंशन आने लगी है। क्या करूं मैं, घर वालों को ना तो नहीं कह सकती। राधिका ये सुनकर हैरानी भरी आवाज में, क्या यह नहीं हो सकता है। क्या कह रही हो बच्चा, रुको मैं इनसे बात करती हूँ इस बारे में। हम रोशनी को जैसलमेर में नहीं ले जा सकते हैं। तुम जानती हो ना वहां पर उसे ले जाने का मतलब क्या है। महक राधिका को शांत करते हुए, मुझे पता है माँ, और जितना हो सके उतना ज्यादा यही अच्छा है कि रोशनी की सच्चाई सबसे छुपा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी को रोशनी याद भी होगी, पूरे 17 साल हो चुके हैं। राधिका कुछ सोचते हुए, साल कितने भी हो पर मरने की आग कभी किसी में खत्म नहीं होती है। तुम अच्छे से जानती हो कि हमें रोशनी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा था। आज भी वह दिन याद जाकर रोना आ जाता है। वह बच्ची आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती है, जिसे रोशनी के लिए अपनी। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं। वही उसकी बात पर महक के गहरी सांस लेकर, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे माँ, और वैसे भी अब अच्छे से जानती हूँ कि 17 साल पहले जो हुआ था उसे कोई भी नहीं बदल सकता था। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते महक गहरी सांस लेती है। वही महक की बात को सुनकर राधिका अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हम सभी के लिए। जो सच हमने इतने सालों से सबसे छुपाया है, वह आज भी छुपा कर ही रखना है, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो अच्छे से जानती हो कि रोशनी की जिंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, और खतरे उसके हर तरफ मदरा रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राधिका शांत हो जाते हैं। तो महक को सोचकर, जहां तक मैं सूर्या को जानती हूँ वह रोशनी का सच में माँ ख्याल रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसकी आंखों में रोशनी के लिए एक प्रोटेक्टिवनेस देखिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आंखों में मुझे रोशनी के लिए कुछ तो अजीब देख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ये सुनकर राधिका एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए,
फिलहाल रोशनी कहाँ पर है, वह ठीक तो है। राधिका की बात पर अपने बालों को सहलाते हुए माँ रोशनी आज सूर्या के साथ कहीं चली गई है। हे भगवान, ये लड़का मेरी मासूम से बच्चों के साथ क्या करते का क्या पता। मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र होती है। मेरी बेटी के लिए अभी ही वो 18 साल की हुई है और यह शादी वह भी जबरदस्ती वाली बंद कर रहा है कि अभी अपनी बेटी को प्रताप पहले से लेकर आओ। पर क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते राधिका तो शांत हो जाती है, पर राधिका की आवाज में गुस्सा, नाराजगी और उदासी साफ साफ महसूस कर पा रही थी, जिससे वो एक गहरी सांस लेकर कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल कर देता हूँ और वहीं बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी में आकर वह सामने आसमान को देखने लगते हैं। इस समय शाम का वक्त हो चुका था, पर आसमान में काले बादलों ने अपना बसेरा बनाए रखा था और मैं है बस शांत आंखों से सामने देख रही थी। सर्दियों का मौसम था, जिसकी वजह से हल्की हल्की ठंड महक को महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ थिएटर में मंदार का चेहरा पूरी तरह से सीता पड़ चुका था। उसमें चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह जो मूवी देख कर आया है उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। वह साइड में माही को देखा है, जो बहुत ज्यादा खुश होकर मूवी के बारे में बात कर रही थी, जिसकी वजह से मंदार अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लिए माही को देखने लगता है। वो उसके मुंह के सामने तो बोल नहीं सकता था कि उसे मूवी पसंद नहीं आई है, इससे माही को बुरा लग सकता था, जिसकी वजह से वह बस उसकी बातों पर अपना सर हिला दे रहा था और बीच बीच में मुस्कुराए भी रहा था। वही माही उसे मूवी के बारे में बताने लगते हैं। तभी उसे कुछ याद आ जाता है, वह मंदार की तरफ देखकर, तुमने देखा क्या मूवी थी? मेरा तो पूरा दिमाग ही काम करना मतलब बंद हो गया था। सच में पहली बार ऐसी कोई मूवी देखी नहीं जिसमें मुझे हीरो से ही प्यार हो गया। कब मैं ऐसी मूवी बनाऊंगी और उसका लोग मेरी मूवी देखने के लिए थिएटर में आएंगे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते माही उसके आम को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे मासूमियत से देखने लगती है। तो वही मंदार मुस्कुरा देता है। उसे माही की टच करने से कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे इसका टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पता नहीं क्यों माही कैसे टच करने से मंदार को तेजाब के टच की याद आने लगती है, जिसे याद करके वह गहरी सांस लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वही मंदार माही को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ अपनी कार को ले जाता है। माही को छोड़ने के बाद मंदार कुछ सोचते हुए मरीन ड्राइव की तरफ चला जाता है। मरीन ड्राइव की तरफ आकर अपनी कार को एक तरफ पार्किंग में लगाकर वहां से वो वही मरीन ड्राइव के समुद्र को देखने लगता है। गहरी शांति थी और अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा था। शाम के 8 बजे बज चुके थे। कपल्स वहां पर मौजूद थे, जो एक दूसरे को किस किया जा रहे थे, जिन्हें देखकर मंदार के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। वह अकेला एक जगह पर बैठा हुआ था, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर शांति से बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने आते हुए लहरें को देखा है। इस समय चांद की रोशनी और लहरों पर आ रही थी, जिससे वह पानी बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वैसे ही शांति से वहीं बैठा रह जाता है। वह ऐसे ही बिना किसी इमोशन के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे जाने पहचाने आवाज सुनाई देती है, तो अपनी गर्दन को तिरछी करके देखता है, तो उसकी आंखें छोटी हो जाए तो उसे करीब 20 कदम की दूरी पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसकी आवाज को सुनकर उसे समझने में देर नहीं लगता कि वहां पर कौन है। वो खुद से ही, ये बंदा यहाँ पर भी अब बोलेगा, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है हम दोनों के बीच हो तो है क्या। जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर यह टपक जाता है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह पूरी तरह से उसे इग्नोर करने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदम अनजाने में है उसकी तरह बढ़ जा रहे थे और वही तेजब अपने हाथ में पड़ी बियर की बोतल को साइड में रखे अपने दोनों हाथ पीछे की ओर करके अपने पैरों को उसे पानी के नीचे कर देता है और वही अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तभी उसे जाने पहचाने फ्रेग्रेंस को स्मेल करने लगता है,
जिससे वह अपनी आंखें खोलकर अपने गर्दन तिरछी करके देता है। तो मंदार उसे भी देख रहा था, जिसे देखकर वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिया। तुम यहाँ पर, अब यह मत कहना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हारा पीछा करने के लिए मैंने तो तुम्हें आज़ादी दे दिए हैं। जैसे चाहूँ वैसे जी सकते हो, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है और वही अपने दोनों हाथ अपने थाई पर रखकर मुस्कुरा देता है। वही उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वह नशे में है, जिसे महसूस करके मंदार उसके साइड में बैठकर, तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी डेंजरस हो सकती है। तुम्हारे दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बात है, तुम्हें मेरी केयर कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर फीलिंग डेवलपिंग बेबी बॉय। ऐसा मत करो, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हें बुरा मान बैठेंगे। और फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कहते हुए उसे देखकर बड़ी मासूमियत से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वो समझ रहा था कि इस समय तेजाब कितनी नशे में है, पर नशे में होने के बाद तेजाब ऐसा भी बन सकता है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। फिर अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन लाकर अपनी ठंडी आवाज में, गंदा मानेंगे और फिर तुम्हें दुनिया से अलग कर देंगे। वैसे भी तुम जैसे लोग दुनिया के लिए जीते हो, खुद के लिए कहाँ तुम्हें जीने का वक्त मिलता है। क्यों, सही कहा ना। अब यहाँ से उठो और निकले। तुम यहाँ पर बैठ गए तो खुद को गंदा मान बैठोगे, और ये तेजाब कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता है, और खास करके अपने 95 गुस्सा और यादें। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है और वही अपने दोनों हाथ अपने थाई पर रखकर मुस्कुरा देता है। वही उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वह नशे में है, जिसे महसूस करके मंदार उसके साइड में बैठकर, तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी डेंजरस हो सकती है। तुम्हारे दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बात है, तुम्हें मेरी केयर कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर फीलिंग डेवलपिंग बेबी बॉय। ऐसा मत करो, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हें बुरा मान बैठेंगे। और फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कहते हुए उसे देखकर बड़ी मासूमियत से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वो समझ रहा था कि इस समय तेजाब कितनी नशे में है, पर नशे में होने के बाद तेजाब ऐसा भी बन सकता है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। फिर अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन लाकर अपनी ठंडी आवाज में, गंदा मानेंगे और फिर तुम्हें दुनिया से अलग कर देंगे। वैसे भी तुम जैसे लोग दुनिया के लिए जीते हो, खुद के लिए कहाँ तुम्हें जीने का वक्त मिलता है। क्यों, सही कहा ना। अब यहाँ से उठो और निकले। तुम यहाँ पर बैठ गए तो खुद को गंदा मान बैठोगे, और ये तेजाब कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता है, और खास करके अपने। कहते कहते वह शांत हो जाता है, फिर अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट लाकर, तुम तो मेरे को भी नहीं सकते, तुम्हारे जैसे लड़के को मैं अपने पास रखो, ये कभी नहीं होगा। इससे बेहतर है मैं कुंवारा ही मर जाऊं, सोच रहा हूँ। आप में अपने अब पूरा बदल दो, क्या कहते हो। कहते कहते हो मुस्कुरा देता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर मंदार उसके दोनों कंधे को पकड़कर, बस और कितने बेशर्म बनोगे, पहले ही कम बेशर्म हो जो, और बेशर्म बनने वालों, अब ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें। इस पर तेजाब उसकी तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ में कभी नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा मैं यही डूब कर मर जाऊं। कहते कहते वह शांत हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। वही उसे ऐसे मुस्कुराते हुए और उसकी ऐसी हालत को देखकर मंदार उसे के हाथों पर अपना हाथ रखकर बड़े प्यार से, देखो तेजाब, हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम जानते हो। तेजाब मंदार के हाथ को अपने से दूर करते हुए उसके शर्ट को पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, डोंट यू डरे, और बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तेजाब को पता है कब कैसे हैंडल करना है। तुम्हारे जैसे बच्चों को मेरे फिक्र जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज इस बिजनेस में आए हो, पर मैं
कहते कहते तेजाब शांत हो जाता है और उसे ऐसे शांत हुए देखकर नंदा उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए, यही ना कि तुम मुझसे पहले आए हो, ये डायलॉग मैं बहुत बार सुन लिया है। अब चलो जल्दी से, वैसे भी तुम आज तो उसे लड़के के साथ रहने वाले थे, तो क्या उसे लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया जो तुम यहाँ पर आ गए हो? छोड़ दिया? वह क्यों मुझे छोड़ देगा, ऐसे भी उसके साथ सिर्फ मैं डील करने आया था। पर तुम वहाँ पर आगे बहुत गुस्सा आया था मुझे तुम पर करूँ क्या? तुम्हें तो मैंने आज़ाद कर दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, तुम जैसे जाओ वैसे जी सकते हैं। कहते कहते तेजाब शांत हो जाता है। वही उसके ऊपर अब ड्रिंक का नशा हावी हो चुका था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या बोल रहा था। वही उसकी बात को सुनकर मंदार पूरी तरह से हैरान हो जाता है, पर उसकी बात का असर उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक चमकते हुए मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके कंधे को पकड़कर उसके हाथ को अपने कंधे पर डालकर उसे खड़ा करते हुए, बस बहुत हो गया और बहुत पीली, अब चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह से खड़ा करने लगता है, पर तेजाब के अंदर इतना गुरूर था और उसे मंदार की बातें सारी याद थी, जिसकी वजह से वह उसे खुद से धकेलते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जैसे शख्स मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये तेजाब तुम जैसे इंसान को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रहते का, जो मतलबी डरपोक और खुदगर्ज है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों से खड़ा होने लगता है। तभी मंदार की नज़र तेजाब के हाथों पर चली जाती है, जिस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हाथों पर उसे स्किन कलर की पट्टी दिखती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह तेजाब के हाथ को पकड़कर परेशानी भरी आवाज में, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? इस पर तेजाब अपना हाथ उसे छुड़ाने हुए, तुम्हें आज़ादी दी है, यह उसी की है निशानी है, याद दिलाती रहेगी कि तुम मेरे नहीं हो। उद्धरण चिन्ह कहते कहते अजीब मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट और उसके ऐसी बात करने से मंदार को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है। पता नहीं क्यों उसकी बातें उसके दिल में चुभने लगते हैं। वह गौर से तेजाब के चेहरे को देखा है, तो इस समय पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर आज उसे दर्द नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसे खुद भी नहीं पता क्यों, और उसका दिल पूरी तरह से दर्द करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। वो बस तेजाब के चेहरे को देखा है, जो लड़खड़ाते कदमों से वहां से उतरकर रास्ते पर अपने कदम को ले जा रहा था। इस समय वह नशे में था, पर उसको ऐसे जाते हुए देखकर मंदार को कुछ सही नहीं लगता। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं तेजाब गुनगुनाते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो वही मंदार जो पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर परेशानी, वह जैसे ही अपने कदम उसे तरफ बढ़ने वाला था, उससे पहले ही तेजाब उन 2 लड़कों के हाथों को पकड़ बिना देर किए उन्हें तोड़ देता है और बीच वाले लड़के की गर्दन को पकड़कर उसे करने लगता है, जिससे वह लड़का वहीं पर ही गिर जाता है। तेजाब उन दोनों लड़कों पर अपने लातों के बरसात करने लगता है, और यही दूर खड़ा मंदार जब ये देखा है, तो बिना देर किए तेजाब के पास आकर उसे उनसे अलग करते हुए, पागल हो गए हो क्या? अगर पुलिस ने देख लिया तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तुम मेरे साथ चलो, पहले से ही नशे में हो और अब ये सब भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे। कहते हुए वह तेजाब को कामे बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी पूरे विला मतलब महल को देखकर थक चुकी थी, तो वह एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तो सामने उसे कुछ पंक्तियां नजर आते हैं, जो अपने घोंसले में बैठे हुए थे, क्योंकि वह इस समय बालकनी में बैठी हुई थी, जो 2nd फ्लोर पर बनी हुई थी, और उसी के हिसाब में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। बुखार से उन दोनों बर्ड्स को देख रही थी। फिर कुछ सोचकर वह बालकनी के रेलिंग के सामने खड़ी हो जाती है।
रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उसे बड्स को देखने लगती है। तभी उसे झाड़ को देखकर कुछ याद आने लगता है। वह गौर से झाड़ को देखते हैं तो उसके सामने अलग सी याद आने लगती है, जैसे किसी को वहां पर बांधा गया हूँ। एक छवि जो किसी लड़की की याद आने लगती है, जिसे याद करके रोशनी अपने सर पर हाथ रखकर उसे दबाने रखी है। तभी पीछे से सूर्य उसे गले लगाते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए, "What happened Firefly, are you okay?" कहते कहते वह उसके गर्दन को सक करने लगता है। तो रोशनी का ध्यान उसे जगह से हटकर सूर्या पर चला जाता है। वह अपनी नज़रें तिरछी करके उसे देखकर, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आने लगा। वैसे आपने बताया नहीं, ये जगह अपने कबली बहुत खूबसूरत है।" उद्धरण चिन्ह। सूर्या रोशनी के सवाल को सुनकर मुस्कुराते हुए, "करीब 1 साल पहले।" रोशनी अपना कर हिलाते हुए मुंह बनाकर, "वैसे बनाया बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सभी यहाँ पर फैमिली वेकेशन के लिए आ जाए।" रोशनी की बात को सुनकर सूर्या, जो रोशनी के गर्दन को सक कर रहा था, वह रुक जाता है। वह रोशनी की बात पर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, "क्यों, राना पैलेस कम पड़ चुका है जो यहाँ पर तुम उनको लाना चाहती हूँ? वैसे भी ये जगह हम दोनों की है।" ये सुनकर रोशनी उसे खुद से अलग होकर अपनी पीठ को रेलिंग से लगाए अपनी आंखें छोटे छोटे करके अपने दोनों हाथ फोल्ड किया बड़ी मासूमियत से, "अब कहना क्या चाहते हैं? वह भी तो हमारे ही है ना। आप हमेशा ऐसी आधी टेढ़ी बातें कैसे कर सकते हो? अजीब इंसान। सच में आपको समझने के लिए मैं क्या करूं? बताइए मुझे। कभी कभी लगता है कि मैं आपके साथ रहती ही नहीं हूँ।" कहते कहते अपना होठों का पाउडर बनाने लगती है। तो सूर्या उसकी कमर पर अपना हाथ ले जाकर उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने बेहद नसीब करके उसकी नीली आंखों में देखकर, "क्योंकि मैं हम दोनों की जगह को किसी और के पास देखना ही नहीं चाहता। ये हमारी दोनों की यादें हैं, जो पूरी जिंदगी यहीं पर रहने वाली है। यहाँ पर आने का किसी को हक नहीं सिवाय तुम्हारे। रही बात मुझे समझने की, तो फायरफ्लाई पूरी जिंदगी है मुझे समझने के लिए। तुम ये सोचो कि मुझे समझते समझते तुम्हारा क्या होगा?" कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। पर उसकी ऐसी मुस्कुराहट और उसकी बातों को सुनकर रोशनी को कुछ समझ में आता है। वह ना समझे में अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, "मतलब मेरे साथ क्या होगा?" सूर्या रोशनी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह बस रोशनी के बालों से खेलने लगता है। तभी वह अपनी गर्दन तिरछी करके सामने लव बर्ड्स को देखा है, जो कुछ कर रहे थे। सूर्या ने देखकर बिना किसी मौसम के साथ रोशनी की आंखों में देखने लगता है। वहीं रोशनी उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, "आप मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? अब जब भी उसे देखते हैं ना, तब आप कुछ ना कुछ गंदा गंदा करते हो।" कहते कहते वह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर सूर्या अपने चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए, "क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मेरे मन में बैड थिंकिंग अपने आप में आते हैं। इसमें मेरी क्या गलती?" पर फायरफ्लाई 96 लाल कलर हमेशा ही मुझे पागल बना देता है। सूर्या रोशनी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह बस रोशनी के बालों से खेलने लगता है। तभी वह अपनी गर्दन तिरछी करके सामने लव बर्ड्स को देखा है, जो कुछ कर रहे थे। सूर्या ने देखकर बिना किसी मौसम के साथ रोशनी की आंखों में देखने लगता है। वहीं रोशनी उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, "आप मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? अब जब भी उसे देखते हैं ना, तब आप कुछ ना कुछ गंदा गंदा करते हो।" कहते कहते वह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर सूर्या अपने चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए, "क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मेरे मन में बैड थिंकिंग अपने आप में आते हैं। इसमें मेरी क्या गलती?" पर फायरफ्लाई इनोसेंट लुक लिए वह रोशनी को देखने लगता है। वही उसकी मासूमियत को देखकर रोशनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके, "अच्छा, आपकी कोई गलती नहीं है। यह मासूम होने का एक्ट आप बिल्कुल भी नहीं करो। आप पर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझ पर क्या अच्छा लगता है फायरफ्लाई? बताओ तुम्हें मैं कैसे पसंद हूँ?" कहते हुए उसकी कमर को हल्के हल्के उंगलियों से सहलाने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर उसके पास कुछ बचा ही नहीं था।
और ऊपर से उसके हाथों को अपनी स्क्रीन पर टच करके उसे और भी ज़्यादा कंपन से महसूस होने लगते हैं। उसके पूरे बॉडी में उसे गूज़बम्प्स फील होने लगते हैं। वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, जो उसे ही अपनी नटी आंखों से देख रहा थी, जिसे देखकर उसे और भी ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो बस अपनी नीली आंखों में मासूमियत लिए उसे देखने लगती है। वही उसकी मासूम सी उंगली आंखों को देखकर सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे ही उसके कमर को अपनी 2 उंगलियों से सहलाते हुए अपनी गर्दन तिरछी करके बड़ी मासूमियत से, फायरफ्लाई आंसर मी .hmm, कितना वक्त लगाओगी, कहते रहते हो उसकी कमर को अपने 2 उंगलियों में पकड़ लेता है, जिससे अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। उसके पेट में उसे गुदगुदी जैसा महसूस हो रहा था। उसकी दिल की धड़कन है। वो उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। तभी वह कुछ महसूस करती है, जिसे महसूस करके उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल होने लगता है। वह सूर्या के सीने पर अपने दोनों हाथ रख वी कर अपनी आंखें बड़ी करके बड़ी मासूम सी, आप क्या कर रहे हैं? तो क्या मेरी फायरफ्लाई को लगता है मेरे होते हुए यहाँ पर कोई आ सकता है? ये जगह मेरी है जहाँ पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वो अपने हाथ को मूव करने लगता है, जिसे रोशनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है। उसके सुर्ख लाल होंठ कांपने लगते हैं। वह अपने दांतों तले होठों को काटने लगते हैं। तभी सूर्य उसके होठों पर अपने अंगूठे को रखकर अपना सर में हिलाकर, नो फायरफ्लाई डोंट डू इट लाइक दिस, द राइट टू बाइट इट इज माइन एंड ओनली माइन, कहते कहते वह नीचे झुक जाता है और रोशनी के होठों पर अपने होठों को रखकर किसके साथ बाइट करने लगता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। उसके ऐसे बाइट करने से रोशनी अपने हाथ उसके कंधे पर ले जाते हैं। कब उसके नाखून उसके गर्दन पर अपना काम शुरू करते हैं, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। वह उसकी गर्दन को खरोंचने लगती है और अपनी आंखें बंद करके दर्द को सहने की कोशिश करने लगती है। इस बार सूर्या उसे हाश बाइट कर रहा था, जिसे रोशनी को हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था और कहीं ना कहीं यह उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और क्यों उसे खुद भी नहीं पता समझ आ रहा था। उद्धरण चिन्ह वही सूर्या उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लेता है। रोशनी को समझ पाते दोनों ही स्विमिंग पूल के अंदर थे, जिससे रोशनी की आंखें हैरान से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह सूर्या की तरफ देखती है, जो उसे ही देखकर बढ़िया अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। इस समय दोनों ही पानी में भीग चुके थे। रोशनी के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, जिसकी वजह से उसका वाइट कलर का शर्ट उसके शरीर से चिपक चुका था। कपड़ा चिपकने की वजह से उसका सीन आगे से ज़्यादा रिपेयरिंग हो चुका था। उसकी रेड कलर की इनर सूर्या के सामने थी। वही सूर्या बिना देर किए रोशनी के टी शर्ट में से उसे के सीने को सहलाते हुए बड़े अजीब तरह से मुस्कुराकर, लाल कलर हमेशा ही मुझे पागल बना देता है, तुम जानती हो यह मेरा सबसे पसंदीदा कलर है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए सूर्या मुस्कुराने की लगता है और वही उसके ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर रोशनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्या बात किस बारे में कर रहा है। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी, जो लाल कलर को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसकी बातों का मतलब रोशनी को तो नहीं समझ में आ रहा था, पर सूर्या के चेहरे पर की मुस्कुराहट देखकर उसे अजीब से डर लगने लगता है। वो कुछ बोलते ही वाली थी कि सूर्या वैसे ही उसके शर्ट को निकाल देता है, जिसे रोशनी अपनी डरी हुई आवाज में, यह क्या कर रहे हैं, ऐसे खुलेआम कैसे कर सकते हैं, अगर किसी ने देखी है तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहते रहते उसके चेहरे पर बहुत सारी परेशानियां आने लगते हैं। और वही उसे ऐसे परेशान होते हुए देखकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, डोंट वरी फायरफ्लाई, यहाँ पर हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। सब लोग जा चुके हैं, हम दोनों को छोड़कर बस हम दोनों ही यहाँ पर हैं एक दूसरे के लिए। कहते कहते वह अपने अंगूठे को रोशनी के मुंह के अंदर डाल देता है
जिस रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं, उसे सूर्या की बातों को सुनकर राहत सा मिलने लगता है। तो वही सूर्य रोशनी के होठों को देखा है, जो पानी में भेजने की वजह से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो अपने अंगूठे को निकालकर बिना देर के उसके होठों पर अपना होता रख देता है और बेहद पैशनेट के साथ उसे किस करने लगता है, जिसे रोशनी भी अपने हाथ सूर्य के बालों में ले जाते हैं। वो कब उन बालों को अपनी मुट्ठियों में भर देती हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं, यह उसे खुद भी नहीं पता होने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। दोनों ही हाफ में लगते हैं। रोशनी की तो सांसें ही मानो फूल सी गई थी। वह सूर्य के कंधे पर अपना कर रख देती हैं और गहरी गहरी सांस ले रही थी, पर उसकी गहरी गहरी सांस लेने की वजह से उसका सीना सूर्या के चेस्ट से चिपक रहा था, जिसे महसूस करके सूर्या के हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। वह वैसे ही उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट देता है, जिसे रोशनी उसकी तरफ देखने लगती है। उसके भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और ऊपर से उसकी गोरी मुखमली स्किन और शर्ट ना पहनने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। ऊपर से पानी में वह किसी जलपरी से कम नहीं रख रही थी। गोरा बदन और पानी की बूंदें, जिसे देखकर सूर्य एक गहरी सांस लेता है। वहीं रोशनी गहरी गहरी सांस ले रही थी। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह बड़ी मासूमियत से सूर्या को देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। सूर्या बिना देर किए उसके बच्चे कुछ कपड़ों को निकाल देता है और खुद भी अपने कपड़ों को निकाल लेता है, जिसे वह दोनों पानी में बिना कपड़ों के थे। पानी ठंडा होने की वजह से रोशनी को ठंड लगने लगती है, तो सूर्या उसकी तरफ देखा है, जिसे रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी रोशनी को दर्द महसूस होता है। वह चीखने वाली थी कि रोशनी के होठों पर सूर्या अपने होंठ रख देता है, जिसे रोशनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगता है। वही सूर्य उसकी पीठ को थपथपा आए जा रहा था। जब रोशनी को नॉर्मल होते हुए वह देखता है, तो वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। दोनों की ही आवाज से उसे जगह पर गूंज रही थी। वही सूर्या जब भी रोशनी की मुन क्या बात सुनता है, तो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। करीब 3 घंटे बाद रोशनी खुद को सूर्य की कैद से आज़ाद कर देती है। उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, तो उसके पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। वह अपनी आधा खुली नीली आंखों से सूर्या के चेहरे को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक चमक उसे दिख रही थी, जिसे देखकर वह अपनी आंखें छोटे छोटे कर लेते हैं, क्योंकि सूर्या मुस्कुराए जा रहा था, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है, जैसे कि वह सूर्या को साफ साफ जाता रही थी कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है। वही सूर्य वैसे ही उसकी बॉडी को स्विमिंग पूल में क्लीन कर देता है और अपने साथ उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। इस समय दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं पहना हुआ था। सूर्या जब रोशनी को कमरे में लाता है, तो वह उसे बेड पर लेटकर खुद कबर्ड की तरफ चला जाता है। वहां पर एक टॉवल और वाइट कलर के शर्ट को निकालकर पहले तो रोशनी की पूरी बॉडी को टॉवल से पहुंचने लगता है। फिर उसे वाइट कलर का शर्ट पहनकर खुद ब्लैक कलर की लोअर पहनकर कमरे के बाहर चला जाता है। वहीं रोशनी बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वही सूर्या अपने साथ मोबाइल को भी लाया हुआ था। वह मोबाइल में देखा है, फिर कुछ सोचकर मंदार को कॉल कर देता है। मंदार कॉल उठा लेता है। सूर्या यहाँ अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें जो काम दिया था वह हो गया। ये सुनकर मंदार, जो तेजाब को अभी बेड पर लेटाए हुए था, वह घड़ी में देखा है तो 12 बजे बज चुके थे। वह मोबाइल को देखकर अपने मन में, सच में इस इंसान के पास नींद है कि नहीं? रात के 12 बजे कौन पूछता है काम होता है कि नहीं? यहाँ पर मेरी हालत खराब हो चुकी है और यह शख्स है भगवान, कैसा बॉस मिला है मुझे, हमेशा ही काम 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 समझ नहीं आता है। शादी ही क्यों कर ली, काम से ही शादी कर लेता। 97 तुम्हें सांस लेने नहीं आती ना? पर कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सांस लेना सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह।
वही सूर्य वैसे ही उसकी बॉडी को स्विमिंग पूल में क्लीन कर देता है और अपने साथ उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। इस समय दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं पहना हुआ था। सूर्य जब रोशनी को कमरे में लाता है तो वह उसे बेड पर लेटकर खुद कबर्ड की तरफ चला जाता है। वहां पर एक टॉवल और वाइट कलर के शर्ट को निकालकर पहले तो रोशनी की पूरी बॉडी को टॉवल से पहुंचने लगता है। फिर उसे वाइट कलर का शर्ट पहनकर खुद ब्लैक कलर की लोअर पहनकर कमरे के बाहर चला जाता है। वहीं रोशनी बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वही सूर्य अपने साथ मोबाइल को भी लाया हुआ था। वह मोबाइल में देखा है, फिर कुछ सोचकर मंदार को कॉल कर देता है। मंदार कॉल उठा लेता है। सूर्य यहाँ अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें जो काम दिया था वह हो गया। ये सुनकर मंदार, जो तेजाब को अभी बेड पर लेटाए हुए था, वह घड़ी में देखा है तो 12 बजे बज चुके थे। वह मोबाइल को देखकर अपने मन में, सच में इस इंसान के पास नींद है कि नहीं? रात के 12 बजे कौन पूछता है काम होता है कि नहीं? यहाँ पर मेरी हालत खराब हो चुकी है। और यह शख्स है भगवान, कैसा बॉस मिला है मुझे, हमेशा ही काम 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 समझ नहीं आता है। शादी ही क्यों कर ली, काम से ही शादी कर लेता। तो सूर्य अपनी ठंडी आवाज में, अगर मन में मेरी तारीफ हो गई हो तो बताओ क्या तुम्हारी जगह में? ये सुनकर मंदार, जल्दी बॉस, आधे से ज्यादा काम हो चुका है, कल तक सारा लौट कनाडा चला जाएगा। याद रहे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। वह आ गया है तो इसका मतलब जरूर वह मेरे बिजनेस पर अपनी नज़र डालेगा। अगर ऐसा हो गया तो उसे मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मंदार को एक धमकी देकर सूर्या कॉल कट कर देता है। वही उसकी धमकी को सुनकर मंदार अपने सर पर हाथ रखकर वही फर्श पर बैठे हुए खुद से, सच में यह इंसान हमेशा ही धमकी के अलावा कुछ नहीं आता है। एक बार मैडम उसे इंसान को बदल दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ऊपर से यह पीने के बाद बच्चा बन जाता है, जिसे संभालते संभालते मेरी आधी से ज्यादा जान निकल गई। कहते कहते वह अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को बड़ी मुसीबत से उसने फंसाया। वह सामने बेड पर देखा है तो तेजाब बेगी तरीके से सो रहा है। वो कुछ सोचकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और गलती से दरवाजे को लॉक करना भूल जाता है। वह शावर के नीचे बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है, अपने बालों को धोने लगता है। अपनी पीठ को धो ही रहा था कि तभी वह अपने पेट पर किसी के हाथों को महसूस करता है, जिससे उसकी आंखें जो बंद थी वह खुल जाती है। और पीछे देखा है तो तेजाब उसको गले लगाए हुए था। ये देखकर वह जल्दी से उसके हाथ अपने कमर से हटाते हुए, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर तेजाब मुंह बनाते हुए अपनी नशीली आवाज में, क्या कर रहा हूँ? मतलब क्या कर रहा हूँ? नहा रहा हूँ। तुमने नहीं नहाते गंदे इंसान, इसी वजह से मुझे तुमसे बहुत गुस्सा आता है। कहते कहते वह मुंह बनाने लगता है। वही उसकी नशीली आवाज सुनकर मंदार खुद को शांत करके उसके हाथों को पकड़ लेता है और तभी वह देखता है कि तेज अपने शर्ट को निकाल दिया है और वह इस समय शर्टलेस था। वह तेजाब के सीने को देखा है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही गहरा निशान था और उसे पर जो टैटू बना हुआ था वह तेजाब के अप्पर बॉडी को देखने लगता है, जहां पर उसे बहुत सारे निशान देखने को मिलते हैं। वह निशाने को हाथ लगते ही वाला था कि तेजाब उसका हाथ पकड़कर अपना सर नामे देता है, जिससे मंदार गहरी सांस लेकर, तुम जाओ, जाकर बेटों में पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगा और फिर सो जाना, ठीक है? कहते हुए उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। पर तेजाब अपना सर नामे हिलाकर, मुझे तुम्हारे साथ ही शावर लेना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भी, उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसको पकड़कर वॉशरूम के बने दीवार से लगा देता है और अपने दोनों हाथों उसके दोनों तरफ रखकर उस वी की आंखों में देखने लगता है। वही मंदार तेजाब की नशीली आंखों को देखकर पूरी तरह से खो चुका था, वह बस उसे देख रहा था।
उसका मानो आंखों को देखना एक मदहोश करने वाला हो चुका था। वो उसकी तरफ देख रहा था। वही तेजाब नजर तो मंदार के भीगे हुए होठों पर थी, जिन्हें देखकर वह अपने गर्दन तिरछी कर लेता है और बिना देर किए मंदार के होठों पर रख देता है। मंदार जो इस समय उसे देख रहा था, उसका ध्यान ही नहीं गया उसे पर, और जब तेजाब ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तब जाकर वह अपने सेंस में आ जाता है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तेजाब को देख रहा था, जो उसके होठों को सक कर रहा था, जिसे महसूस करके मंदार की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पेट में उसे अलग सम महसूस होने लगता है। वह अपनी आंखें पहले तो बड़ी बड़ी कर लेता है, पर फिर खुद भी उसका साथ देने लग जाता है। वहीं तेज अभी भी अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दूसरा हाथ उसके बालों पर ले जाता है। वह डीप किस करने लगता है। वह अपनी टंग को उसकी मुंह के अंदर डालने लगता है, जिससे बंदर पहले तो अपने होठों को नहीं खोलता है, पर जब मंदार के हाथ को अपने सेंसिटिव पार्ट को पकड़ते हुए महसूस करता है तो ना चाहते हुए भी उसका मुंह और आंखें दोनों ही खुल जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर तेजाब अपनी टंग को उसके पूरे मुंह में मूवमेंट करने लगता है। इस समय दोनों मुंह एक दूसरे का साथ दे रहे थे। मंदार ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी सांस भारी हो चुकी थी। वह तेजाब की हाथ को जब महसूस करता है कि वह कहाँ लेकर जा रहा है, तब उसका सर वह ऊपर की ओर करने लगता है, जिसे तेजाब किस करना रोके पर वह नहीं रुकता, वह बल्कि उसे और भी ज्यादा पैशनेट के साथ किस करने लगता है, जिससे मंदार और भी ज्यादा ब्रेथलेस हो चुका था। उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी, क्योंकि 20 मिनट की किसी की वजह से उसे सांस नहीं ले पा रही थी। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच कभी किसी हुआ ही नहीं, पर यह कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव भरी पड़ी थी, जिसे मंदार की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जब तेजाब यह महसूस करता है कि मंदार को जरा भी सांस लेना नहीं आ रहा है, तो वह उसे अलग होकर अपनी नशीली आंखों से उसे देखकर हंसते हुए, तुम्हें सांस लेने नहीं आती ना, पर कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सांस लेना सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मंदार जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, वह अपनी आंखें छोटा करके मुंह बनाकर, हाँ तुम्हें एक्सपीरियंस तो बहुत होगा इस सब का, मेरे से पहले तो बहुत लड़कों के साथ तुमने ये सब किया होगा। कहते कहते उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर गुस्सा देखने लगता है। इसका चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगता है। ये सांस लेने की ना वजह से या गुस्से में, ये तो नहीं समझ में आ रहा था। वही तेजाब उसके दोनों गालों को पकड़कर उन्हें सहलाते हुए, बेबी बॉय डोंट एंग्री यू नो। ये तेजाब ने पहली बार किसकी के होंठ चूम हैं, और वो है तुम मेरे बेबी बॉय। तुम जानते हो मैंने आज तक कभी किसी को नज़दीक नहीं आने दिया, पर तुम्हें आने दिया, पर तुम तो बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान हो जाओ, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसकी गर्दन पर वह किस करने लगता है, तो मंदार अपनी आंखें छोटी करके, अभी अभी इसमें क्या कहा, सच में नशे में होने के बाद इंसान पागल हो जाता है। एक तरफ तो मुझे खुद से दूर जाने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ अफ कहते हुए उसके हाथ तेजाब के बालों में चले जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मन में सिर्फ तेजाब की बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं उसकी नशीली आंखों में सच्चाई मंदार देख सकता था। वो यही सब सो रहा था, तभी उसे कंधे में दर्द महसूस होता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाते हैं, और वह अपनी आंखें खोलकर अपने कंधे को देखने के लिए अपनी चेहरे को तिरछी कर देता है, तो तेजाब वहां पर अपना कर रखे हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है। वह अपने कंधे पर देखा है, जहां पर बाइट का निशान देख रहा था, जैसे देखकर वह अपना सर हिला देता है। दर्द के मारे वह अपनी आंखें पहले तो बंद कर देता है, फिर दोनों ही शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं। मंदार को पहले तो अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो पर फिर भी वह तेजाब को क्लीन करने लगता है। फिर वैसे ही उसको कंधे से सहारा देकर बेड पर लेटा देता है। मुंह से लेटकर वहां से जाने वाला था, तभी उसकी नज़र गलत जगह पर चली जाती है, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है।
वह जल्दी से अपनी नज़रें फेर कर कबर्ड की तरफ चला जाता है। वहाँ पर अपनी कुछ कपड़े लेकर वह वहाँ पर आता है। वह अपनी आंखें बंद करके पहले तो उसे शॉर्ट्स पहने देता है, फिर ऊपर शर्ट पहनकर वही बेड पर लेट देता है और खुद भी अपने कपड़ों को चेंज करके एक नज़र बेड को देखा है, जहाँ पर तेजाब अपने दोनों हाथ फैलाए सो रहा था, जैसे कि यह बेड उसी का है। फिर अपना सर हिलाकर वह सोफे पर चला जाता है। सोफे पर अपना सर रखकर वह तेजाब को देखा है। उसके आंखों के सामने तेजाब की बातें और उसके वह निशान आने लगते हैं, जिन्हें याद करते उसे कब नींद आ जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ सूर्या ने खुद के और रोशनी के लिए खाना बनाया हुआ था। वह किचन से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। सीढ़ियों से वह रूम में आता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वह दरवाजे पर खड़ा होकर सामने रोशनी को देता है, जो अपने शर्ट को ऊपर करके कुछ देख रही है। वही सूर्य अपनी आंखें छोटा करके अपने चेहरे पर एक नटी स्माइल लिए, फायरफ्लाई क्या ढूंढ रही हूँ अपने जिस्म पर, मुझे बताओ मैं बता दूंगा। 98 फायरफ्लाई हर खूबसूरत चीज़ खूबसूरत नहीं होती है। सूर्या ने खुद के और रोशनी के लिए खाना बनाया हुआ था। वो किचन से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। सीढ़ियों से वह रूम में आता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वह दरवाजे पर खड़ा होकर सामने रोशनी को देता है, जो अपने शर्ट को ऊपर करके कुछ देख रही है। वही सूर्या अपनी आंखें छोटा करके अपने चेहरे पर एक नटी स्माइल लिए, फायरफ्लाई क्या ढूंढ रही हूँ अपने जिस्म पर, मुझे बताओ मैं बता दूंगा। कहते हैं वह उसकी तरह बनने लगता है। वही उसकी आवाज़ सुनकर रोशनी जल्दी से अपने शर्ट को नीचे करके उसकी तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही सूर्या खान की प्लेट साइड वाले टेबल पर रखकर खुद बेड बैठ जाता है और रोशनी को देखकर बड़ी ही प्यार भरी निगाहों से, बोलो क्या देखना चाहती हूँ मुझे भी बताओ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सूर्या की ऐसे बेशर्मी भरे बातों को सुनकर रोशनी अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए खान की तरफ देखती है। फिर जल्दी से खान की प्लेट को अपने हाथों में लेते हुए अपनी लड़खड़ा की आवाज़ में, वो मैं कुछ नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कहते हो पर वह अपना सर नीचे झुकाए खाने को खाने लगती है। वही सूर्या उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसके कान के पीछे करके, हाँ खाओ तुम्हारे लिए ही तो मैंने बनाया है, एनर्जी की ज़रूरत तो तुम्हें होगी ना। कहते कहते सूर्या अपने हाथों से रोशनी को खिलाने लगता है। वहीं रोशनी पहले तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, फिर भी रोशनी गहरी सांस लेकर उसके हाथों से खाना खाने लगती है। सूर्या उसे खाना खिलाते हुए मुस्कुराकर, फायरफ्लाई रोशनी जो खाना खा रही थी वो उसकी तरफ देखने लगती है। उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है तो सूर्या अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर, तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें फायरफ्लाई क्यों कहता हूँ। तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं ये नाम तुम्हें क्यों दिया है, क्या है वजह। कहते कहते वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी भी एक पल के लिए तो ब्लैक हो जाती हैं। उसे ये तो नहीं पता था कि सूर्या उसे फायरफ्लाई क्यों कहता था। वह पूछना तो चाहती थी पर कभी उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई और कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया, पर आज सूर्या के ऐसे सवाल को सुनकर वह अपना सर हिला देती हैं। वो बड़ी मासूमियत से सवाल भरे चेहरे के साथ उसे देखकर, मुझे बहुत बार ये पूछना था कि आखिर आपने मुझे ये नाम क्यों दिया। मैंने इस बार सोचा पर कभी पूछा नहीं। रोशनी के सवाल को सुनकर सूर्या अपना कर हिलाते हुए, रात में जैसे चांद पूरे काले बादलों को हटाकर अपनी एक रोशनी बनता है ना, वैसे ही तुम इस सूर्या की जिंदगी में एक रोशनी हो। हम जब पहली बार मिले थे ना तो पूरी तरह से अंधेरा था। आज भी मुझे वो दिन याद है जब कैसे तुम डर गई थी मुझे देखकर, खासकर मेरी आंखें हर बार तुम्हें डरती थी। कहते कहते उसकी बोलने का तरीका कुछ बदल जाता है और वहीं रोशनी उसकी बातें समझ नहीं पाती, वह नासमझ में
हम दोनों पहली बार मिले तो अंधेरे में ही थे। तब भी मैं आपकी आंखों को देखकर डर गई थी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा, आपकी बातें कुछ अजीब है। आप उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सोनिया को देखते हैं, जो उसकी बातों को सुनकर अपने चेहरे पर शून्य भाव लाकर, तुम्हें क्या लगता है मैं किस बारे में बात कर रहा रहूंगा? वैसे ही जगह देखकर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? क्या तुम्हें ये जगह पसंद आ गई? तुमने पूरी जगह घूम ली है, तो अब ऊपर टेरेस बाकी है, उसे भी हम दोनों आज घूम लेंगे। बहुत खूबसूरत है वह, क्या पता तुम्हें वह देखकर कुछ याद आने लगे। कहते हुए वो उसे खाना खिलाने लगता है, पर उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोशनी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्या बोल क्या रहा है, वह बताना क्या चाहता है उसे, पर फिर भी वो उसकी बातों पर अपना सर हिला देती है। उसके आगे कुछ नहीं रहती हैं। वो कभी सूर्या को देखते हैं, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था, अब उसे होने लगती है। उसे यहाँ आकर कुछ ना कुछ याद आ रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि वह यादें क्या है। ऐसा लग रहा है कि वो जितना ज्यादा सोच कि उससे कहे गुना ज्यादा उसका सर दर्द करेगा। इसी वजह से वह कुछ नहीं रहती, वह बस अपना सर हिला देती है। करीब आधे घंटे बाद दोनों ही टेरेस पर चले जाते हैं। टेरेस के सीढ़ियों को चढ़ते हुए रोशनी के दिल की धड़कन बढ़ने लगते हैं। इतनी देर से मिला को घूमते वक्त उसे जो फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों टेरेस पर आ रही थी, उसे घबराहट महसूस हो रही थी। जब टेरेस के दरवाजे के सामने वह खड़ी होती है, तो वह सूर्या का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जो सूर्या देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। वह बस दरवाजे के खोलकर अंदर की ओर चला जाता है। जैसे ही दरवाजे को खोलकर वह दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, वैसे ही रोशनी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती हैं। वह जब अपनी आंखें खोलता है, तो वह तेरे से जाना पहचाना लगता है, क्योंकि टेरेस पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसे पर कुछ किया ही नहीं है। पूरा विला जितना खूबसूरत है, उससे कहीं गुना ज्यादा वह टेरेस गंदा था। उसे पर इतनी सारी चीज रखी हुई थी, इतने सारे मकड़ी के जले थे, पर फिर भी वह तेरे दिखने में बहुत खूबसूरत था। रोशनी सूर्या का हाथ छोड़ देती है और आगे की तरफ चली जाती है। वह एक दरवाजे की तरफ देखती है, जो टेरेस पर बना हुआ रूम था। उसे रूम को देखकर रोशनी के पैर कांपने लगते हैं। उसकी आंखें छोटी छोटी होने लगती है और सांस से फूलने लगती हैं। तभी सूर्या उसे पीछे से बाहों में भरकर, ये स्टोरेज रूम है, यहाँ पर सामान रखा जाता है फायरफ्लाई। सूर्या की बात सुनकर रोशनी अपना सर हिला देते हैं। वो कुछ नहीं कहती, वही सूर्या बस उसे देखकर मुस्कुरा देता है। उसके आगे वह कुछ नहीं कहता। वह उसे दरवाजे को, रोशनी को कंटिन्यूअस देखते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे ही रोशनी के गर्दन को चूमते हुए, ये पर कुछ है ही नहीं तुम्हें देखने के लिए, चलो तुम्हें यहाँ पर जो दिखाने के लिए लाया हूँ उसे तो देख लो। कहते कहते वह उसका हाथ पकड़कर स्टोरेज रूम से दूर करने लगता है। वहीं रोशनी की नज़र तो बार बार उसे रूम की तरफ चली जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों उसे रूम को देखने की एक इच्छा बन चुकी थी, पर फिर भी वह सूर्या का हाथ पकड़कर उसके साथ चली जाती हैं। वही सूर्या उसे एक जगह पर खड़ा कर लेता है, जिसे रोशनी का ध्यान सामने जाता है। सामने की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो हर तरफ सिर्फ जंगली जंगल और ऊपर से आसमान बहुत ही ज़्यादा सुहाना था, जहाँ पर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। पर यह सुकून रोशनी के लिए एक अलग सा डर बना रहा था। जहाँ उसे सुकून महसूस होना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं उसे डर महसूस हो रहा था। वह सूर्या की तरफ देखती है, जो उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर रोशनी कुछ नहीं रहती, वह बस सामने देखती हैं। वही सूर्या रोशनी को कंटिन्यूअस सामने देखते हुए देखकर उसे वैसे ही बाहों में पीछे से भर लेता है और सामने देखते हुए, यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, और इस जगह से हम दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। पर एक बात कभी मत भूलना, जो नज़ारा देखने में खूबसूरत हो,
वह नज़ारा असल में बहुत ज़्यादा डरावना भी हो सकता है। फायरफ्लाई हर खूबसूरत चीज़ खूबसूरत नहीं होती है, कहते हुए उसका चेहरा एक पल के लिए तो ठंडा पड़ जाता है, और दूसरे ही पर वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए रोशनी को देखा है। रोशनी उसके अब को सुनकर कुछ समझ नहीं पाती, वो बस उसे देखते हैं। उसके मन में कुछ चल रहा था, जिससे वह खुद नहीं समझ में आ रही थी। सूर्य की बातें उसे कुछ याद दिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह लाइन उसने पहले भी सुन ली है, पर कहाँ यह उसे खुद भी नहीं पता। वही सूर्या जब रोशनी को देखा है, जो पूरी तरह से सामने देखने में खो चुकी थी, या उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। उसे ऐसे देख भी कर सूर्या मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ सुनकर रोशन हैरानी से उसे देखने लगती है। तो सूर्या वैसे ही सामने देखते हुए, इतना भी मत सोचो उसे फायरफ्लाई की तुम्हें दर्द करने लगे वह चीज़। कभी कभी कुछ चीज़ों को सोचकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह यादें होती हैं और यादों को अपने पास रखोगे तो हर वक्त। रोशनी वैसे ही सामने देखते हुए, पर कुछ यादें याद ही ना आए तो क्या करें। ऐसा क्यों लग वह ऐसी जगह पर मैं पहले भी आ गई हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कब आ गई। रोशनी की इस बात पर सूर्या हंसते हुए उसे अपनी तरफ कर देता है, जिसे रोशन उसकी आंखों में देखने लगती है। तो सूर्य अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे आंखें दिखाते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें ये जगह याद है फायरफ्लाई, पर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है कि आंखें, इन आंखों को तुम कैसे भूल सकती हो। इन आंखों से ही तो सब कुछ शुरू हो चुका था। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम आंखों को भूल गई हो। तुम इस सूर्या को भूल गई हो, पर देखा मैंने तुम्हें पा लिया, इस कदर अपना बना लिया कि कभी तुम मुझसे दूर जा ही नहीं पाओगी। 99 आखिर डैक्सरा किसे ढूंढ रहा है। रोशनी वैसे ही सामने देखते हुए, पर कुछ यादें याद ही ना आए तो क्या करें। ऐसा क्यों लग वह ऐसी जगह पर मैं पहले भी आ गई हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कब आ गई। रोशनी की इस बात पर सूर्या हंसते हुए उसे अपनी तरफ कर देता है, जिसे रोशन उसकी आंखों में देखने लगती है। तो सूर्य अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे आंखें दिखाते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें ये जगह याद है फायरफ्लाई, पर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है कि आंखें, इन आंखों को तुम कैसे भूल सकती हो। इन आंखों से ही तो सब कुछ शुरू हो चुका था। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम आंखों को भूल गई हो। तुम इस सूर्या को भूल गई हो, पर देखा मैंने तुम्हें पा लिया, इस कदर अपना बना लिया कि कभी तुम मुझसे दूर जा ही नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए सूर्या उसके कंधे को पकड़ लेता है, पर उसे कैसे कंधे से पकड़ने की वजह से रोशनी को हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। उसके मुंह से आना है ऐसी दर्द भरी आह निकल जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। वह दर्द भरी आवाज में, लीव मी, डोंट, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, कहते कहते वह उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक दर्द था और आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं। उन्हें आंसुओं को देखकर सूर्या के एक गहरी सांस लेकर नीचे झुक जाता है और ना आंसुओं को अपने होठों में भरकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी सांस लेते हुए। कभी कभी कुछ चीज़ों को याद करने के लिए दर्द भी जरूरी है, और खास करके मेरी चीज़ को मेरे साथ रहना है तो दर्द को भी सहना पड़ेगा फायरफ्लाई। मेरे गुस्से को तुम्हें खुद कंट्रोल करना है और मेरे गुस्से में दर्द के साथ सुकून भी है, अगर सुकून चाहिए तो, कहते हुए वह नीचे झुककर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखकर पहले तो एक सॉफ्ट किस करता है, पर दूसरे ही पल उसकी गर्दन पर वह बाइट करने लगता है, जिसे रोशनी दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और वही सूर्या रोशनी के मुंह से जब दर्द भरी आह नहीं सुनता है तो वह और भी ज्यादा वाइल्ड बाइट करने लगता है, जिसे रोशनी के मुंह से आना है ऐसी आवाज निकल जाती है। वह भी इतनी जोर से, उसमें दर्द साफ साफ दिख रहा था। उसकी आवाज को सुनकर तब जाकर एक सेटिस्फाई मुस्कुराहट लेकर सूर्या उससे अलग हो जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। इस समय सूर्या किसी पागल से कम नहीं लग रहा था।
उसकी आंखों में एक पागलपन, हद से ज्यादा गुजर जाने की जीत, जुनून, सब कुछ था, जिसे देखकर रोशनी का दिल पूरी तरह से जोर जोर से धड़कने लगा, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी ब्लैक हो चुका था। वह बस खाली आंखों से उसे देख रही थी। उसे अब डर लगने लगा था सूर्या से। उसकी आंखें कब बंद हो जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता, और जब उसकी आंखें बंद देखा है सूर्या तो उसे अपनी बाहों में भर देता है। क्योंकि रोशनी बेहोश हो चुकी थी तो सूर्य वैसे ही उसे अपनी गोद में उठा कर ले जाने लगता है रूम में। वहीं दूसरी तरफ डैक्स बेटा किसी गहरी सोच में था। इस समय उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे और वह होटल की रूम में बैठा था। तभी वहां पर स्काई आ जाता है। स्काई उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसे देखकर डैक्स अपने हाथों में पड़ा हुआ गिलास को जमीन पर फेंककर, तुम्हें एक काम दिया था, वह भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। उसे सूर्या प्रताप की बीवी को लाने के लिए तुम इतनी दिक्कत हो रही है तो काम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? एक तो पहले वाला काम तुमसे होता नहीं है और ये दिया है वह भी इतना आसान, वह भी नहीं हो पा रहा है। बोलो स्काई, तुम्हें कौन सा काम दिया जाए अब? कहते कहते वह गुस्से में खड़ा हो जाता है और वही उसको इतने गुस्से में देखकर स्काई की तो हालात ही खराब हो जाती है। वह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर अपनी डरी सहमी आवाज में, बॉस हमने तो अपने आदमी लगा दिए थे, पर पता नहीं इस सूर्या प्रताप अपने अपने जितने भी आदमी थे वह सभी कॉलेज के चारों तरफ फैला दिए हैं। यहाँ तक कि कॉलेज के अंदर जाने में भी प्रॉब्लम्स आ रहा है और बाहर वह खुद अपनी बीवी को लेने के लिए आता है, जिसके चांसेस काम है कि हम उसे किडनैप कर सकते हैं, और ऊपर से उसका दोस्त भी वहां पर रहता है। डैक्स कुछ सोचते हुए, कल मैं तुम लोगों के साथ कॉलेज में आ जाऊंगा, मुझे भी देखना है आखिर यह सूर्या प्रताप की बीवी है कौन। स्काई इस पर अपना सर हिला देता है। वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी डैक्स कुछ सोचते हुए स्काई की तरफ देखकर, कुछ पता चला उसकी बेटी कहाँ पर है, उसने कहाँ उसे छुपाया है। स्काई अपना सर ना हिलाते हुए, अभी तक तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, पर इतना जरूर पता चला है कि उसकी बेटियों की शादी हो गई है। डैक्स अपना सर हिला देता है। वो कुछ नहीं कहता और इसे जाने का इशारा कर देता है और खुद सिगरेट के कश लेने लगता है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से ठंडा एक्सप्रेशन आ चुके थे। वो कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद करके खुद से, नहीं आखिर वो कहाँ पर हूँ, क्यों तुम्हारे बारे में पता लगवाना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, हर तरफ ढूंढ रहा हूँ, मिल तो कहीं पर भी नहीं। 1 साल हो गया, अब ऐसा लगता है कि वो जगह भी टूट चुकी होगी, पर चलो तुम्हारी यादों के लिए मैं उसे जगह पर भी कर जाऊंगा जहां पर मुझे तुम पहली बार मिली थी। कहते कहते वह वही फर्श पर बैठे सामने ग्लास वॉल से पूरी मुंबई को देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग सा जुनून दिख रहा था। वह करीब आधे घंटे तक वैसे ही ग्लास वॉल को देखते देखते अपनी जगह से खड़ा होकर कैनवास के सामने खड़ा होकर कुछ पेंटिंग करने लगता है। वह आज भी वह नीली आंखें और गुलाबी होठों को ड्रॉ करता है और वैसे ही बेड पर उन नीली आंखों में और वो गुलाबी होठों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब उसे गहरी नींद आ जाती है, ये वह खुद भी नहीं समझ पाता। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब में मयंक अपने कुछ दोस्त जो उसने अपनी ही सोसाइटी से बने हुए थे उनके साथ वह क्लब आ जाता है। वह पूरे क्लब को देखते हुए एक लड़के की तरफ देखकर, आरुष मुझे नहीं लगा था कि यह क्लब इतना बड़ा हो सकता है। वैसे हम इतनी दूर घर से तो गए हैं, कब तक जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर 9 बजे बज गए हैं और मैं मामा मम्मी को 10 बजे आने का कह दिया। उद्धरण चिन्ह। आरुष मयंक के कंधे पर हाथ रखकर, इतनी भी क्या जल्दी है दोस्त, वैसे भी तुझे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिला दूं। कहते कहते वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही पीछे खड़ा एक लड़का मयंक के कंधे पर हाथ रखकर, मयंक बेटा आज तो तू घर जल्दी जा नहीं पाएगा, क्योंकि आरुष ने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाया है तो समझ ले 12 बजे से पहले वह यहाँ से फ्री नहीं होगा। मयंक हैरानी के साथ उसे लड़के की तरफ देखकर, सौरभ क्या कह रहा है, तू ठीक तो है?
मुझे तो डर लग रहा है 12 बजे क्या मुझे मामा मामी घर से ही निकाल देंगे। एक तो उनसे कहकर आया हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। और 12 बजे मतलब छोड़ दो, मुझे कल कॉलेज भी तो जाना है। कहते कहते वह वहां से जाने वाला था कि आरुष उसकी गर्दन को पकड़कर, क्या यार इतना क्यों तो टेंशन में हो रहा है? वैसे भी तेरे मामा मम्मी मुझे अच्छे से जानते हैं और उनके सामने मैं एक गुड बॉय हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बता देना मेरे घर पर रुक गए थे। मेरी मम्मा ने रुक दिया। ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं और वैसे भी यहाँ पर हम चिल करने आए हैं ना कि टेंशन लेने। कहते कहते वह उसे एक लड़कियों की ग्रुप की तरफ ले जाता है जहां पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी। आरुष उनमें से एक लड़की की तरफ जाकर उसे किस करने लगता है। ये देखकर मयंक हैरान हो जाता है तो सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखकर, यह उसकी गर्लफ्रेंड दीप्ति है। मयंक इस पर अपना सर हिला देता है। वह सौरभ की तरफ देखकर, तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? सौरभ अपना सर हिलाते हुए, मेरी तो गर्लफ्रेंड है, पर वह मेरे कॉलेज की है और उसके घर में रात को ऐसे बाहर घूमने अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा ही दिन में घूमा करते हैं और यहाँ पर मैं आकर सिर्फ चिल करता हूँ। कहते हुए वह एक लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो मयंक अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी। मयंक इतना ही कहा पाया था कि सौरभ उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर, भाई देख यहाँ पर लोग आते किसके लिए, अपना सारा टेंशन रिलीफ करने, और मुझे बहुत टेंशन है, इसकी वजह से मुझे किसी की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं उसे धोखा थोड़ी देने वाला हूँ, उसके साथ शादी तो करने वाला हूँ और यह मेरा सिर्फ रिलीफ करने का जरिया है। कहते हुए वह उसे लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वही वह लड़की सौरभ के नज़दीक आकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देती हैं। ये देखकर मयंक अपने सर पर हाथ रखता है। वह उन दोनों से थोड़ा दूर होकर सच में मन में, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर मोटी को पता चला मैं कौन कौन से लड़कों के साथ हूँ, वह तो मेरी जान ले लेगी और वैसे भी मुझे तो ये जगह भी सही नहीं लग रही है। मयंक अपने मन में ही कुछ, तभी उसे कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो वह पीछे मुड़कर देखा है तो दीप्ति के ग्रुप में से ही तीसरी लड़की मयंक की तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। ये देखकर मयंक अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर उसकी तरफ देखने लगता है तो वह लड़की मयंक की तरफ देखते हुए बड़ी प्यार भरी आवाज में, तुम ऐसे अकेले क्यों खड़े हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर? वैसे तुम्हारे दोनों दोस्त मेरे दोनों सही उंगलियों के साथ बिजी हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ बिजी हो जाते हैं। 100 क्या हम दोनों एक ही बाइक पर बैठेंगे? उन दोनों से थोड़ा दूर होकर सच में मन में, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर मोटी को पता चला मैं कौन कौन से लड़कों के साथ हूँ, वह तो मेरी जान ले लेगी और वैसे भी मुझे तो ये जगह भी सही नहीं लग रही है। मयंक अपने मन में ही कुछ, तभी उसे कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो वह पीछे मुड़कर देखा है तो दीप्ति के ग्रुप में से ही तीसरी लड़की मयंक की तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। ये देखकर मयंक अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर उसकी तरफ देखने लगता है तो वह लड़की मयंक की तरफ देखते हुए बड़ी प्यार भरी आवाज में, तुम ऐसे अकेले क्यों खड़े हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर? वैसे तुम्हारे दोनों दोस्त मेरे दोनों सही उंगलियों के साथ बिजी हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ बिजी हो जाते हैं। उसे लड़की की बात पर मयंक उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। उसे उसका ऐसा छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ, हम दोनों बातें तो कर ही सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे बता रहा था कि जैसे वह उसे सिर्फ बातें करना चाहता है, बाकी उसे कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं है। वह लड़की मयंक को गौर से दिखती है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और ऊपर से इतना मासूम, जिसे देखकर वह मुस्कुराते हुए, मेरा नाम मोनिका है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं।
पहली बार कोई लड़के को देख रही हो जो इतना मासूम है। लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मयंक मोनिका की बात को सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम्हें कैसे पता चला मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मोनिका उसके गालों को सहलाते हुए, क्योंकि तुम्हारे ही बातें ही बता रही है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर जो भी होगी ना, वह बहुत खुश नसीब होने वाली है। वैसे मेरे बारे में क्या इरादा है? पर मैं पहले से ही डबल हूँ। हम दोनों रिलेशन में रह सकते हैं। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा, जैसे मेरे दोनों दोस्त कर रही है। उद्धरण चिन्ह। मयंक मोनिका का हाथ अपने गालों से हटकर, मुझे ना ही आपके साथ कोई रिलेशन में आना है, ना ही कुछ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह मोनिका का हाथ अपने से अलग करके वहां से जाने लगता है। वही मयंक को जाते हुए देखकर मोनिका आरुष और सौरभ की तरफ देखकर, मयंक तुम्हारा दोस्त इतना मासूम कैसा है? और तुम दोनों ने उसे यहाँ पर क्यों लाया है? तुम दोनों जानते हो ना यहाँ पर क्या होता है? आरुष अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ड्रिंक को पीते हुए, वह सब हैंडल कर लेगा। वैसे भी उसे दुनियादारी तो सीखनी होगी, नहीं तो बेचारा जी कैसे पाएगा। और तुम तो जानती हो यहाँ पर मासूमियत की कोई जगह नहीं है, लड़कों को मासूम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मोनिका आरुष के साइड में बैठकर दीप्ति की तरफ देखती है, जो ड्रिंक कर रही थी। फिर आरुष को देखकर उसके होठों पर अपने होठों को रखकर हल्के से किस करते हुए, तो तुम्हारी तरह होना चाहिए जो एक के साथ न होकर 10 के साथ है। ये सही है? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, इसलिए अपने पास कैसे लाऊं, मुझे ये चाहिए। आरुष मोनिका की इस बात पर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे दीप्ति उससे थोड़ी दूर होकर बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे उन दोनों के ऐसे नज़दीक आने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। वो बस ऐसे ही बैठे उन दोनों को देखते हैं। फिर एक वेटर की तरफ देखकर उसकी तरफ इशारा करने लगती है। वह वेट्रेस उसका इशारे समझता है, तो वह आरुष के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ इशारा करके वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे वह वेट्रेस भी चला जाता है। वही सौरभ भी आरुष की तरफ देखकर, ये तो सही है, वो बहुत मासूम है यार, तुम्हें उसे यह पर लाना नहीं चाहिए था। उसे वैसे भी तुम जानते हो ना, यहाँ पर आ गया तो इसकी मासूमियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वैसे ही गया कहाँ पर है? मोनिका अपना सर नामे हिलाते हुए, कुछ पता नहीं है, शायद डर गया होगा तो तू बाहर चला गया होगा। ये सुनकर सौरभ एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वह मोनिका की तरफ देकर, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। तुम जानती हो ना यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं, अगर गलती से भी वह किसी गलत रूप में गया तो। मोनिका सौरभ के पैरों पर अपना पैर रखकर, इतना भी टेंशन मत लो, वह कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे पता होगा कि कहाँ पर जाना होगा और कहाँ पर नहीं। वैसे जिस रास्ते से गया है वह रास्ता वॉशरूम की तरफ जाता है कि तुम उसे वॉशरूम में तक नहीं छोड़ोगे। कहते हुए वह आरुष की तरफ देखती है। आरुष बिना देर की है उसकी गर्दन को पकड़कर किस करने लगता है, जिससे मोनिका उसके बालों को सहलाने लगते हैं। वही मयंक जो आधे घंटे से वॉशरूम में था, जब वह बाहर आता है और यह नज़ारा देखा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गौर से चारों तरफ देखा है तो चारों तरफ का माहौल उसे घुटन वाला लग रहा था, जैसे यह उसके लिए सही जगह नहीं हो। तभी एक लड़की उसके कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे उसका ध्यान उसे लड़की पर जाता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वह लड़की एक शर्ट पहनी हुई थी और ऊपर सिर्फ अपनी ब्रा डाली हुई थी और उसे बड़ी ही ललचाया हुई नज़रों से देख रही थी, जिसे देखकर वह बस मुस्कुरा देता है। तो वह लड़की उसके बालों को सहलाते हुए, लगता है तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत है तो क्यों ना। ये सुनकर मयंक जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़कर, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब घर जाने की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? इतना कहकर वह वहाँ से बिना आरुष और सौरभ की तरफ देख चला जाता है।
उसे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था, पता नहीं कि उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो उन लोगों को देखा है जो बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। लड़कों तक उसे बड़ी अजीब तरह से छू रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। एक लड़का तो उसके पीछे तक आ गया, जिससे वह वहां से भागने लगता है। वह भागकर एक कॉरिडोर में आ जाता है। वह पीछे की ओर देख रहा था। उसकी नज़र सामने वाले शख्स पर नहीं जाती है। जब वह एक शख्स से टकरा जाता है तो धड़ाम के साथ वह जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से मयंक को हल्की सी चोट लग जाती है। वह अपने हाथों को सहलाते हुए सामने देखने लगता है। अंधेरा हल्का हल्का होने की वजह से उसे सामने वाले शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, और जो सामने वाला था वह मयंक का चेहरा साफ साफ देख सकता था। यहाँ तक कि मयंक की भरी हुई आंखों को वह शख्स नीचे घुटनों के बल बैठकर मयंक की आंखों में देखने लगता है। तो मयंक अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके शख्स को देखकर, तुम और यहाँ पर? यह कोई और नहीं रॉकी ही था। रॉकी मयंक को तरफ देखकर अपना कर हिलाते हुए, यही क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें पूछा तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर मयंक बड़ी मासूमियत से, मुझे खुद भी नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ये कितनी घटिया जगह है। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसी भी जगह यहाँ पर होती हैं। मुझे अब घर जाना है। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? मुझे नहीं रहना है। यहाँ पर बहुत सारे गंदे लोग जो मुझे अजीब अजीब तरह से। कहते हुए वह रोने लगता है। उसके चेहरे पर एक डर दिख रहा था रॉकी को। रॉकी समझ जाता है कि मयंक को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। इसी वजह से वह उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करते हुए, डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ। चलो हम दोनों घर चले जाते हैं। इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। तुम कोई लड़की नहीं हो जैसे ऐसे रो रहे हो। मयंक अपने आंसुओं को पूछते हुए, तो तुम्हारा क्या मतलब कि लड़की है रो सकती है? लड़के नहीं रो सकते। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मुझे ये जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये बहुत ज्यादा गंदी जगह है। मैं जिंदगी में कभी भी यहाँ पर नहीं आना चाहता हूँ। कहते हुए वह घुटनों को अपने हाथों में भर देता है। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग सा डर दिख रहा था रॉकी को। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे शांत करते हुए, देखो शांत हो जाओ। अगर ऐसे ही रोते बैठोगे तो हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। खुद को शांत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रॉकी की बात पर मयंक अपना सर हिला देता है और रॉकी के साथ चला जाता है। पर जाते वक्त वह रॉकी का हाथ कस के पकड़ लेता है, क्योंकि वहां मुझे लड़के उसे ही देख रहे थे और कुछ लड़कियां तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे अभी ही खा जाएगी। जिसे देखकर वह रॉकी के कंधे को पकड़ लेता है और रॉकी उन सभी की तरफ अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। रॉकी जैसे ही उन लोगों को देखा है, वह सभी अपना सर झुका लेते हैं। ये देखकर मयंक हैरान हो जाता है, पर कुछ कहता नहीं है। वह दोनों जब बाहर आते हैं तो रॉकी अपनी बाइक पर बैठ जाता है और वही मयंक अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके बाइक को देखने लगता है। रॉकी मयंक को ऐसे अपनी बाइक की तरफ देखते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी करके, तुम अब ऐसे क्यों मेरी बाइक को देख रहे हो? चलो जल्दी से बैठो, मुझे घर जाना है, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मयंक बड़ी मासूमियत से, क्या हम दोनों एक ही बाइक पर बैठेंगे?